हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 11 की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 3 इक्वालिटी। तो हम 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं। हमारी जो पॉलिटिकल थ्योरी की जो सेकेंड बुक है पॉलिटिकल साइंस की पॉलिटिकल थ्योरी, 2 चैप्टर्स हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, पॉलिटिकल थ्योरी एंड फ्रीडम वाला चैप्टर। ठीक है, तो इनको आपको रिलेट करके समझना है। ठीक है, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी एंड लिबर्टी, ये तीनों चीज़ें तो आपने सुनी होंगी, तो इनको हमें कनेक्ट करके पढ़ना है, तभी हम इस टॉपिक को क्लियर कर पाएंगे। इस वीडियो में हम पूरे चैप्टर को कवर करेंगे। ठीक है, तो देखो, इक्वालिटी का मतलब सबको पता होगा। इक्वालिटी का मतलब क्या होता है? समानता। ठीक है, कि सबको क्या मिले? इक्वल ट्रीटमेंट मिले। ठीक है, तो इसका मतलब तो एक ही वर्ड में बन गया, तो फिर पूरे चैप्टर की क्या ज़रूरत थी वो भी आपको समझ में आ जाएगा कि इस इक्वालिटी पर पूरा चैप्टर क्यों बनाया गया है। इसके भी बहुत सारे डायमेंशंस हैं। ठीक है, अब देखो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, इक्वालिटी क्या है, मॉरल और पॉलिटिकल आइडियल को समझेंगे। ठीक है, अब समझेंगे कि क्या इक्वालिटी का मतलब है सभी को इक्वल ट्रीटमेंट देना, और हम इनइक्वालिटी को कैसे मिनिमाइज़ कर सकते हैं, इक्वालिटी को कैसे ला सकते हैं। और 3 डायमेंशंस हम पढ़ने वाले इक्वालिटी के, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल। ओके, तो देखो सबसे पहला जो टॉपिक है हमारे पास वो है व्हाई डज इक्वालिटी मैटर। क्यों, मतलब इक्वालिटी क्यों चाहिए हमें, इक्वालिटी चाहिए ही क्यों? क्या बिना इक्वालिटी के काम नहीं चल सकता? ऐसे ही देश नहीं चल सकता? इक्वालिटी हमें चाहिए क्यों? ठीक है, अब देखो इक्वालिटी इज़ अ पावरफुल मॉरल एंड पॉलिटिकल आइडियाज़। अब देखो एक चीज़ आपको बताती हूँ कि इक्वालिटी जो है, तो ऐसा नहीं है कि इक्वालिटी रातों रात इमर्ज हो गई। ठीक है, बहुत लंबे टाइम से स्ट्रगल हो रही है। ठीक है, अब उस स्ट्रगल के बाद इक्वालिटी का जो आइडियल है वो निकल कर आया है। ठीक है, इक्वालिटी इज़ अ पावरफुल मॉरल एंड पॉलिटिकल आइडियाज़ दैट हैज़ इंस्पायर्ड and guided human society for many centuries. It is implicit in all faiths and religions which proclaim all human beings to be the creation of God. ठीक है, मोरल तरीके से समझे तो मॉरल में क्या है कि जो इक्वालिटी का जो आइडियल है उसने ह्यूमन सोसाइटी को गाइड किया है, इंस्पायर किया है बहुत टाइम से, बहुत पहले के टाइम से। ठीक है, मतलब पहले तो सारे इक्वल ही थे, तो फिर इक्वालिटी जैसे इन अनइक्वल ट्रीटमेंट शुरू कैसे हुआ? पहले तो देखो सारे इक्वल ही थे। ठीक है, भगवान ने सबको एक ही बनाया, सबको एक जैसा ही बनाया है, सबको ह्यूमन बनाया है ना। तो इसमें धीरे धीरे क्या होता गया कि पेट्रियार्कल सोसाइटी बनने लगी। उस वजह से जो मेल और फीमेल है तो उसमें फीमेल में डिस्क्रिमिनेशन बढ़ने लगा। ठीक है, इनइक्वालिटी जो है वहाँ से इमर्ज होने लगी। एज अ पॉलिटिकल आइडियल, the concept of equality invokes the idea that all human beings have an equal vote regardless of their color, gender, race और nationality. ठीक है, तो इनके बेसिस पर किसी पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, सारे इक्वल होते हैं। It maintains that human beings deserve equal consideration and respect because of their common humanity. कि जो ह्यूमन बीइंग है उनको इक्वल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, सबको इक्वल रिस्पेक्ट देनी चाहिए क्योंकि सभी ह्यूमन बींग्स हैं, सभी में कॉमन ह्यूमैनिटी है। एंड इट इज़ दिस नोशन ऑफ शेयर्ड ह्यूमैनिटी दैट लाइज बिहाइंड फॉर इंस्टेंस द नोशन ऑफ यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स और क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। इन मॉडर्न पीरियड द इक्वालिटी ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स हैज़ बीन यूज्ड एज अ रेलिंग स्लोगन। ठीक है, ये जो इक्वालिटी का जो आइडियल है उसको एक मतलब ह्यूमन बींग्स के द्वारा यूज़ किया जाने लगा और उसको एक रेलिंग स्लोगन बना दिया गया स्ट्रगल्स में। ठीक है, मतलब बहुत सारे जो लोग थे जिनको डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा था, जिनको अनइक्वल ट्रीटमेंट मिला, उन्होंने क्या किया, बहुत स्ट्रगल किया ताकि वो इक्वालिटी उनको मिल सके। इन दिस स्ट्रगल्स अगेंस्ट स्टेट्स एंड सोशल इंस्टीट्यूशंस विच अपहोल्ड इनइक्वालिटीज ऑफ रैंक, वेल्थ, स्टेटस और प्रिविलेज अमंग पीपल इन द 18th सेंचुरी। ठीक है, अब देखो फ्रेंच की बात करते हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या हुआ था? तो फ्रेंच रेवोल्यूशन की तो हमें आइडिया पता है, क्या है आइडियाज़? इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी एंड लिबर्टी। ये तीनों आइडियाज़ क्या है? फ्रांस से ही आए हैं। तो फ्रांस में क्या किया गया था कि वहाँ पर अनइक्वल ट्रीटमेंट किया जा रहा था। जैसे फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट और थर्ड स्टेट थी ना, तो थर्ड स्टेट के लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा था।
तो थर्ड स्टेट के लोगों ने आवाज़ उठाई, ठीक है। 3 स्टेट हमने देखी थी, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो जो थर्ड स्टेट थी, तो इन लोगों ने आवाज़ उठाई, ठीक है, और इन्होंने डिमांड की, इक्वालिटी की डिमांड की, ठीक। इन्होंने रिवोल्ट किया अगेंस्ट लैंडेड फ्यूडल एरिस्टोक्रेसी और मोनार्की के अगेंस्ट इन्होंने रिवोल्ट किया। एंड द डिमांड फॉर इक्वालिटी वाज आल्सो रेज्ड ड्यूरिंग एंटी कॉलोनियल लिबरेशन स्ट्रगल्स इन एशिया एंड अफ्रीका ड्यूरिंग द 20th सेंचुरी। एशिया और अफ्रीका में भी क्या हुआ, एशिया और अफ्रीका में भी ऐसे बहुत सारे स्ट्रगल्स हुए। इट continues to be raised by struggling groups such as men or Dalits, such as women and Dalits who feel marginalized in society। तो देखो, वुमेन और जो दलित्स हैं, तो उन लोगों के साथ बहुत डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था पहले के टाइम में, ठीक है। उनको जो है प्रिविलेजेस नहीं मिलते थे, जैसे मेन को तो बहुत सारे प्रॉपर्टी का प्रिविलेज मिलता है, एंड राइटिंग वोट भी पहले मेन को ही दी जाती थी, मतलब या तो उनको दी जाती थी जिनके पास प्रॉपर्टी है, ठीक है, और वुमेन को तो दी ही नहीं जाती थी। पहली बात तो यही है। दलित्स को भी नहीं दी जाती थी किसी भी चीज़ की राइटिंग वोटिंग राइट उनके पास नहीं था, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी आवाज़ उठाई, वुमेन और दलित्स ने भी आवाज़ उठाई। टुडे इक्वालिटी इज़ वाइडली एक्सेप्टेड आइडियल विच इज़ एम्बेडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशंस एंड लॉज ऑफ मैनी कंट्रीज, ठीक है। आज इक्वालिटी जो है, हर किसी ने इस इक्वालिटी के आइडिया को एक्सेप्ट कर लिया है। येट इट इज़ इनइक्वालिटी रादर देन इक्वालिटी विच इज़ मोस्ट विजिबल अराउंड अस इन द वर्ल्ड। लेकिन फिर भी असमानता हमें ज़्यादा देखने को मिलती है समानताओं की अपेक्षा, ठीक है। इनइक्वालिटी हमें ज़्यादा देखने को मिलती है, इक्वालिटी हमें कम देखने को मिलती है। इन आर कंट्री वी कैन सी स्लम्स, ठीक है। हम जो जैसे स्लम्स मतलब जैसे झुग्गी झोपड़ी वगैरह होती हैं, ठीक है, तो ये चीज़ें भी हम बहुत जगह देखते हैं। एक जगह हम देखते हैं लग्जरी हाउस है, ठीक है, लोग लग्जरियस तरीके से रह रहे हैं, और एक तरफ हम देखते हैं कि लोगों के पास खाने के लिए भी सामान नहीं है, ठीक है, उनको एजुकेशन नहीं मिल पाती है। तो ये इनइक्वालिटी ही तो है। स्कूल्स विद द वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ एंड एयर कंडीशनड क्लासरूम्स अलॉन्ग विद स्कूल्स विच में लैक इवन ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़। अब क्या होता है कि कुछ ऐसे स्कूल्स भी आपको देखने को मिलेंगे जिसमें वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ हैं, हर टाइप की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, एयर कंडीशनड क्लासरूम्स वहाँ पर होते हैं। लेकिन कुछ स्कूल्स में हम देखते हैं कि वहाँ पर ड्रिंकिंग फैसिलिटी भी नहीं होती, ठीक है, फैसिलिटीज़ और टॉयलेट्स भी नहीं होते, वेस्ट ऑफ फूड एज वेल एज स्टार्वेशन। लोग जो है वहाँ पे स्टूडेंट्स जो हैं तो वो भूखे रह जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमें इनइक्वालिटी देखने को मिल रही है कि एक तरफ तो क्या है, इतना ज़्यादा डेवलप्ड स्कूल है, एक तरफ हम देखते हैं कि ऐसा स्कूल है जहाँ पर किसी भी टाइप की कोई भी फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करी गई है, मतलब जो चाहिए होती है वो चीज़ भी वहाँ पर प्रोवाइड नहीं की गई है। देर आर ग्लेयरिंग डिफरेंसेस बिटवीन व्हाट द लो प्रोमिसेस एंड व्हाट वी सी अराउंड, ठीक है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर हमें डिफरेंस देखने को मिलता है। अब यहाँ पर हमें कुछ फैक्ट शीट दे रखी है ग्लोबल इनइक्वालिटीज़ पर, जो हमें दिखाती है कि भाई कहाँ कहाँ इनइक्वालिटीज़ है। देखो, richest 50 individuals in the world have a combined income greater than the of the poorest of 40 करोड़ people। मतलब 50 इंडिविजुअल ऐसे हैं जो बहुत रिच हैं और जिनकी इनकम 40 करोड़ लोगों के बराबर है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है कि वो 50 इंडिविजुअल जो हैं वो बहुत ज़्यादा रिच हैं, और जो 40 करोड़ पीपल है वो पुअर पीपल हैं, ठीक है, या फिर मिडिल क्लास पीपल है। 50 करोड़ जो 50 इंडिविजुअल है उनकी इनकम 40 करोड़ लोगों के इक्वल है। तो देख सकते हो कितनी बड़ी इनइक्वालिटी यहाँ पर देखने को मिल रही है। एंड द पुअरेस्ट 40% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन रिसीव ओनली 5% ऑफ द ग्लोबल इनकम। जो 40% जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन में जो लोग हैं, 40% जो लोग हैं उनको सिर्फ 5% ग्लोबल इनकम मिलती है, जबकि जो 10% पॉपुलेशन है, ठीक है, एक तो हमने बात की 40% पॉपुलेशन की, देखो यहाँ पर हमारी है 40% पॉपुलेशन और यहाँ पर हमारी है 10% पॉपुलेशन, ठीक है। तो जो 40% पॉपुलेशन है इनकी इनकम जो है ना वो वर्ल्ड की इनकम में सिर्फ इनको 5% मिलती है, 5%, ठीक है।
लेकिन ये जो 10% लोग हैं वो इतने ज़्यादा रिच हैं कि इनको 54% ग्लोबल इनकम मिलती है। 50 ऑन दी पर कैपिटा बेसिस रेजिडेंट ऑफ। अब कुछ कहीं कई कंट्रीज़ में तो जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा जो है डेवलप्ड है, लेकिन कुछ कंट्रीज़ जो हैं वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ इतनी डेवलप नहीं हैं। इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ इन इंडिया, यहाँ पर भी इनइक्वालिटी बताई गई है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बताया गया है कि इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन रूरल और अर्बन के बारे, अर्बन जो फैमिलीज़ हैं उनके, रूरल जैसे आपको पता होगा रूरल का मतलब जो गांव वगैरह है, अर्बन मतलब जो शहर है। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन रूरल में कितना परसेंट है, रूरल में है, देखो ये डेटा जो है वो चेंज हो चुका है, तो यहाँ पर आ जाएगा 55%। ठीक है, सेकंड में आएगा, पहले तो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन देखते हैं। इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन रूरल फैमिलीज़ का 55% है, जबकि अर्बन फैमिलीज़ का 93% है। ठीक है, वैसे टैप वाटर इन दी हाउस, तो ये कितना है, टैप वाटर जो है रूरल फैमिलीज़ में 35% है, जबकि अर्बन फैमिलीज़ में 71% है। उसी तरह से जो टेलीविज़न की फैसिलिटी है, टेलीविज़न जो है वो रूरल फैमिलीज़ में 33% है, जबकि अर्बन फैमिलीज़ में 77% है। ठीक है, तो ये न्यू डेटा के हिसाब से मैंने आपको बताया। भी हमें इनइक्वालिटी देखने को मिल जाती है। ठीक है, thus we face a paradox, almost everyone accepts the ideal of equality, yet almost everywhere we encounter inequality। देखो हर किसी ने जो इक्वालिटी है उसके आइडिया को एक्सेप्ट कर लिया है, फिर भी हम क्या देखते हैं कि हर जगह इनइक्वालिटी है। अभी मैंने कुछ एग्जाम्पल्स भी आपको बताए, उसके हिसाब से भी हम देख सकते हैं कि इनइक्वालिटी तो अभी भी एग्जिस्ट करती है। We live in a complex world of unequal wealth, opportunities, work situations and power। हम एक ऐसे वर्ल्ड में रहते हैं जहाँ पर अनइक्वल वेल्थ मिलती है, अनइक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, अनइक्वल वर्क सिचुएशंस मिलती है एंड अनइक्वल पावर है। शुड वी बी कंसर्न अबाउट दीज काइंड्स ऑफ इनइक्वालिटीज़, क्या हमें ऐसी इनइक्वालिटी से कंसर्न होना चाहिए? आर दे परमानेंट and inevitable feature of social life which reflect the differences of talent and ability? क्या ये परमानेंट और इनएविटेबल फीचर है, कभी ना ख़त्म होने वाला फीचर ऑफ सोशल लाइफ विच रिफ्लेक्ट डिफरेंसेस, जो कि डिफरेंसेस दिखाता है टैलेंट और एबिलिटी में ह्यूमन बींग्स की? ठीक है, तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं। आर दिस इनइक्वालिटीज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ सोशल पोजिशन एंड रूल्स? दीज आर क्वेश्चन that have troubled people all over the world for many years। लेकिन इस चैप्टर को पढ़ने के बाद ये सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हो जाएंगे। It is a question of this kind that make equality one of the central theme of the social and political theory। A student of political theory has to address a range of questions। ठीक है, आप एक पॉलिटिकल थ्योरी के स्टूडेंट हो तो आपको ये सारे क्वेश्चंस के आंसर पता होने चाहिए। ठीक है, सच एज व्हाट डज इक्वालिटी इम्प्लाई? Since we are different in obvious ways, what does it mean to say that we are equal? देखो हम अलग अलग तरीके से सारे जो है डिफरेंट होते हैं, अलग अलग होते हैं, तो इसमें इक्वल क्या है? What are we trying to achieve do the ideal of equality? इक्वालिटी के आइडियल से हम क्या अचीव करना चाहते हैं? Are we trying to eliminate all the differences of income and status? क्या हम इनकम और स्टेटस के सारे डिफरेंसेस को ख़त्म कर रहे हैं? In other words, what kind of equality are we pursuing? एंड फॉर होम, किस टाइप की क्वालिटी हम परस्यू कर रहे हैं, किस टाइप की क्वालिटी हमें चाहिए? ठीक है, एंड किसके लिए चाहिए? कुछ और भी क्वेश्चंस हैं, कुछ आपके मन में भी क्वेश्चंस आ रहे होंगे, ठीक है, जो कि आने चाहिए। हाउ शुड अ सोसाइटी डिसाइड विच डिफरेंसेस ऑफ ट्रीटमेंट और रिवॉर्ड आर एक्सेप्टेबल एंड विच आर नॉट? कि सोसाइटी कैसे डिसाइड करेगी कि कौन से जो डिफरेंसेस हैं ट्रीटमेंट के या फिर रिवॉर्ड के वो एक्सेप्टेबल है और कौन से एक्सेप्टेबल नहीं है, मतलब कौन से डिफरेंसेस एक्सेप्टेबल हैं, कौन से नहीं हैं। ऑल्सो व्हाट काइंड ऑफ पॉलिसी शुड बी परस्यूड टू ट्राई एंड मेक द सोसाइटी मोर एगेलिटेरियन? ठीक है, किस टाइप की पॉलिसीज़ हमें चाहिए इक्वालिटी लाने के लिए? चलिए, ये तो हमारा बेसिक हमने पढ़ा कि क्वालिटी एक्चुअल में हमें क्यों चाहिए। ठीक है, इसमें हमने कुछ क्वेश्चंस भी पढ़े, जिन क्वेश्चंस का आंसर भी हमें पता होना चाहिए।
अब जो हमारा मेन टॉपिक तो यहाँ से स्टार्ट होता है कि इक्वालिटी आखिर में है क्या। देखो अब यहाँ पर कुछ इमेजेस दी गई है कि बहुत सारे तरीक़ों से सारे ऐसे तरीके हैं जिनसे लोगों को अनइक्वल ट्रीट किया जाता है। इनइक्वालिटी अभी भी हमें देखने को मिलती है, जैसे कि यहाँ पर लिखा कलर्ड सर्व्ड इन रेयर, नो डॉग्स, नेग्रोस, मेक्सिकन्स, ड्रिंकिंग फाउंटेन वाइट के लिए अलग बनाया गया है एंड कलर्ड लोगों के लिए अलग बनाया गया है। रेस्ट रूम्स वाइट ओनली, स्पेशली लिखा गया है कि सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ें वाइट्स के लिए हैं। All of them make distinctions between human beings on grounds of race, color, and these appear to most of us as unacceptable. ये सारे distinctions जो हैं वो differences बनाते हैं human beings में, race, color, caste, इन सारी चीज़ों पर differences बनाते हैं human beings में. In fact, such distinctions violate our intuitive understanding of equality, which tells us that all human beings should be entitled to the same respect and consideration because of their common humanity. ये सारे distinctions violate करते हैं equality की understanding को, ठीक है। equality हमें क्या बताती है कि सबको same respect मिलनी चाहिए, सारे जो है human beings ही हैं। लेकिन इस टाइप की जो चीज़ें हमने, इस टाइप के जो हमने एग्जाम्पल्स, ये सारे जो हमने एग्जाम्पल्स देखे, इससे हमें क्या समझ में आता है कि इक्वालिटी के जो कॉन्सेप्ट है उसको वायलेट कर रहे हैं। However, treating people with equal respect need not always mean treating them in an identical way. No society treats all its members in exactly the same way under all conditions. देखो कोई भी सोसाइटी जो है ना, तो कोई भी सोसाइटी सबको सेम तरीके से ट्रीट नहीं करती है, ठीक है। सोसाइटी में मेंबर्स हैं, सब मेंबर्स के व्यूज़ अलग अलग हैं। अब जो इंडिविजुअल्स हैं, जो मेंबर्स हैं, तो वो सभी लोगों को अलग तरीके से देखते हैं, ठीक है। सबको सेम तो नहीं देखेंगे, सबको उनके कंडीशंस के अकॉर्डिंग सबको अलग अलग तरीके से देखते हैं। द स्मूथ फंक्शनिंग, देखो अगर हमें सोसाइटी को बहुत अच्छे तरीके से चलाना है, उसकी स्मूथ फंक्शनिंग जो है फंक्शन अच्छे से करे सोसाइटी, तो वहाँ पर क्या होना चाहिए, डिवीज़न ऑफ वर्क होना चाहिए, डिवीज़न ऑफ फंक्शंस होना चाहिए, कि जो भी वर्क है, जो काम है, फंक्शंस है, वो सारे डिवाइड होने चाहिए। और लोग जो है अलग अलग स्टेटस को एंजॉय करते हैं, रिवॉर्ड्स को क्या करते हैं, एंजॉय करते हैं। एट टाइम्स दिस डिफरेंसेस ऑफ ट्रीटमेंट में अपीयर एक्सेप्टेबल और इवन नेसेसरी। कभी कभी क्या होता है, ये जो डिफरेंसेस हैं कि लोगों को अलग अलग तरीके से ट्रीट करते हैं, तो कभी कभी ये एक्सेप्टेबल भी अपीयर करता है, कभी कभी नेसेसरी भी होता है। नेसेसरी क्यों होता है, एक्सेप्टेबल क्यों होता है, ठीक है। सबको अभी देखो इक्वालिटी चाहिए, तो आप क्या सोच रहे होंगे कि सभी लोगों को इक्वल तरीके से ट्रीट करना चाहिए, राइट। लेकिन इसमें कहा गया है कि कुछ ट्रीटमेंट जो है, लोगों को अलग अलग तरीके से ट्रीट करना, ये कभी कभी एक्सेप्टेबल भी हो जाता है एंड कभी कभी नेसेसरी भी हो जाता है। कैसे, देखो अगर कोई मान लो डॉक्टर है या फिर कोई आईएएस ऑफिसर है, तो उनको तो अलग से एक रिवॉर्ड मिला हुआ है ना, वो तो उनका एक अलग से अपना टाइटल उनको मिला हुआ है, तो इसलिए उनके रिस्पेक्ट तो हम करेंगे ही। We usually do not feel that giving Prime Minister or Army Generals a special official rank and status goes against the notion of equality. अगर हम प्राइम मिनिस्टर को, आर्मी जनरल्स को या फिर किसी भी ऐसे पर्सन को जो अपनी मेहनत करके जो आगे पहुंचा है, अगर हम उनको रिस्पेक्ट दे भी रही हैं, आम लोगों से ज़्यादा रिस्पेक्ट दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इक्वालिटी ख़त्म हो रही है, ठीक है। बट सम अदर काइंड्स ऑफ इनइक्वालिटीज़ में सीम अनजस्ट, लेकिन कुछ दूसरी इनइक्वालिटीज़ जो है वो अनजस्ट दिख सकती हैं। इफ़ अ चाइल्ड बोर्न इन अ स्लम इज़ डिनाइड न्यूट्रिशियस फूड और गुड एजुकेशन, भाई अगर देखो बच्चे अगर कुछ स्लम एरियाज़ जो होते हैं, झुग्गी वगैरह जो होती है, वहाँ पर कुछ बच्चे अगर पैदा होते हैं और उनको अगर न्यूट्रिशियस फूड जो उनको चाहिए होती है बचपन के टाइम में, अगर उनको वो चीज़ नहीं मिलती है या फिर उनको अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड नहीं की जाती है, तो हम कह सकते हैं कि ये अनफेयर है, ठीक है। यहाँ पर इनइक्वालिटी है,
लेकिन अगर किसी पर्सन को स्पेशल टाइटल मिला हुआ है और उस चीज़ को हम कहें कि ये तो इनइक्वालिटी है, तो वो जस्ट नहीं है, ठीक है, उसको अनजस्ट ही माना जाएगा। इनइक्वालिटी, एक लाइन आपको बताती है, इनइक्वालिटी विच कैन बी जस्टिफाइड आर जस्ट एंड विच कैन नॉट बी जस्टिफाइड आर नॉट जस्ट, आर अनजस्ट। देखो, जो इनइक्वालिटी है जो जस्टिफाइड की जाती है, जो इनइक्वालिटी जस्टिफाइड की जाती है, जो जस्टिफाइड होती है, ठीक है, वो इनइक्वालिटी क्या होती है, जस्ट होती है, सही होती है, जिसको हम जस्टिफाई कर सकते हैं, जिसको हम कह सकते हैं भाई इस पर्सन को इसलिए हम रिस्पेक्ट दे रहे हैं, तो ये जस्टिफाइड हो गई, तो उसको हम जस्ट कहेंगे, उसको हम सही कहेंगे। लेकिन जिसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता वो तो अनजस्ट होगा। The question that arises is which distinctions and differences are acceptable and which are not। यही चीज़ कही गई है कि कौन सी इनइक्वालिटी, कौन से डिफरेंसेस एक्सेप्टेबल है एंड कौन से डिफरेंसेस एक्सेप्टेबल नहीं है, कौन सी इक्वालिटी जस्ट है और कौन सी इनइक्वालिटी जस्ट नहीं है। When people are treated differently just because they are born in a particular religion or race or caste or gender, regards it as an unacceptable। कि अगर कोई पर्सन है, अगर वो उसको उसके रिलीजन के अकॉर्डिंग या फिर रेस, कलर, कास्ट या फिर जेंडर के अकॉर्डिंग अगर हम उनको क्या कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, या फिर वहाँ पर इनइक्वालिटी हो रही है, इन बेसिस पर इनइक्वालिटी हो रही है, तो वो अनएक्सेप्टेबल है, उसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसी इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए। बट ह्यूमन बींग्स में परस्यू डिफरेंट एम्बिशंस एंड गोल्स एंड ऑल मे बी इक्वली सक्सेसफुल। देखो, जब जो लोग होते हैं, तो अगर मान लो सबको एजुकेशन मिल रही है तो वो ठीक है, इक्वालिटी है, और उसी एजुकेशन से कुछ पर्सन तो बहुत आगे तक बढ़ जाते हैं, स्पेशल टाइटल भी हासिल कर लेते हैं, ठीक है, अपने एम्बिशन तक, गोल्स तक पहुंच जाते हैं, और कुछ नहीं पहुंच पाते हैं। तो स्टार्टिंग में तो सबको इक्वालिटी मिली थी, सबको एजुकेशन मिली थी, लेकिन आगे तो वही जा पाए जिन्होंने मेहनत की, ठीक है। अब वो पर्सन जिन्होंने मेहनत किया, उनको स्पेशल रिस्पेक्ट अगर हम दे रहे हैं तो उसको हम इनइक्वालिटी नहीं कहेंगे। So long as they are able to develop the best in themselves, we would not feel that equality has been undermined। ठीक है, अगर वो अपने काम में बेस्ट है, दे आर एबल टू डेवलप द बेस्ट, वो अपने आप को बेस्ट दिखा रहे हैं, अपने आप को बेस्ट शो कर पा रहे हैं, तो हम ये नहीं सोचेंगे कि भाई वो तो बेस्ट है, हम बेस्ट नहीं है, इट मीन्स इनइक्वालिटी है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि वो अपने खुद पर अपने बलबूते पर वो आगे पहुंचा है, तो हम इसको इनइक्वालिटी नहीं मान सकते। सम में बिकम गुड म्यूजिशियंस, कुछ म्यूजिशियंस बनेंगे, कुछ जो है मे नॉट बी इक्वली आउटस्टैंडिंग, कुछ इतने अच्छे नहीं, इतना आगे नहीं पहुंच पाएंगे, कुछ फेमस साइंटिस्ट बनेंगे, हार्ड वर्क करेंगे, ठीक है, और आप में से कुछ आईएएस ऑफिसर्स बनेंगे, या फिर आप में से कुछ और भी मीडिया वगैरह में भी जा सकते हैं, ठीक है। द कमिटमेंट टू द आइडियल, आर्मी वाले जो लोग हैं उनको भी स्पेशल रिस्पेक्ट हमें देनी चाहिए, ठीक है। तो इस चीज़ में यही बताया गया था कि कौन से जो इनइक्वालिटी है वो जस्ट है एंड कौन सी इनइक्वालिटी जस्ट नहीं है। तो हमने दो चीज़ें पढ़ी ना, कि एक तो ये पढ़ा कि अगर भाई किसी को उसके रिलीजन, कास्ट वगैरह इन चीज़ों पर, या फिर अगर कोई बच्चा स्लम एरिया में रह रहा है, उसको न्यूट्रिशियस फूड नहीं दी जा रही है, तो उसको तो हम इनइक्वालिटी कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कोई पर्सन अपनी खुद की मेहनत से अगर उसने स्पेशल रिवॉर्ड हासिल किया है और तब हम उसको रिस्पेक्ट दे रहे, तो हम उसको इनइक्वालिटी नहीं कहेंगे। नेक्स्ट आता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी में क्या होता है, मतलब सभी जो लोग हैं सबको इक्वालिटी मिले अपॉर्चुनिटीज़ की, सबको राइट टू एजुकेशन मिले, सबके पास राइट टू एजुकेशन तो है ही, तो सबको वो एजुकेशन मिलनी चाहिए। आगे वो अपनी मेहनत करके जो बनते हैं वो बाद की बात है, लेकिन स्टार्टिंग में सबको एजुकेशन मिलनी चाहिए, सबको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वलिटी इम्प्लाइज दैट ऑल पीपल एज ह्यूमन बींग्स आर एंटाइटल्ड टू द सेम राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज टू डेवलप देयर स्किल्स एंड टैलेंट्स। ठीक है, कि सभी लोगों के पास, सभी ह्यूमन बींग्स के पास खुद के राइट्स हैं, खुद की अपॉर्चुनिटीज़ हैं,
कि वो अपने टैलेंट को, अपने स्किल को डेवलप कर सके, बढ़ा सके, अपने गोल्स को और एम्बिशंस को वो पा सके। ठीक है, सबके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं ये सारी। तो दिस मीन्स दैट इन अ सोसाइटी पीपल में डिफर विद रिगार्ड टू देयर चॉइसेस एंड प्रेफरेंसेस। अब लोग डिफर कर सकते हैं, लोगों में डिफरेंस क्रिएट हो सकता है उनकी चॉइसेस के अकॉर्डिंग या प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग। दे मे ऑल्सो हैव डिफरेंट टैलेंट्स। अब सब लोगों के पास सेम टैलेंट तो नहीं होता ना, कोई किसी को डांस पसंद होता है, किसी को कोई सिंगिंग में ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है, तो सबके पास अलग अलग टैलेंट्स होता है, सबके पास अलग अलग स्किल्स होती है। किसी को लिखना बहुत अच्छा लगता है, विच रिजल्ट्स इन सम बीइंग मोर सक्सेसफुल। इससे क्या हो जाता है कि कुछ लोग तो बहुत सक्सेसफुल हो जाते हैं और कुछ जो है वो नहीं हो पाते हैं सक्सेसफुल। ठीक है, वो इसलिए होता है क्योंकि वो स्टार्टिंग में मेहनत नहीं करते हैं। बट जस्ट बिकॉज ओनली सम बिकम एज क्रिकेटर्स और सक्सेसफुल लॉयर्स, इट डज नॉट फॉलो दैट सोसाइटी शुड बी कंसिडर्ड अनइक्वल। अब कुछ लोग लॉयर्स बन जाते हैं, कुछ लोग क्रिकेटर्स बन जाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सोसाइटी अनइक्वल हो रही है, सोसाइटी में अनइक्वालिटी हो रही है, इसका मतलब ये नहीं है। इन अदर वर्ड्स, इट इज़ नॉट द लैक ऑफ इक्वालिटी in the status or wealth privilege that is significant, but the inequalities in people's access to basic needs, basic goods, education, healthcare, safe housing that make for an unequal and unjust society। कि अगर कोई पर्सन है, ठीक है, और जैसे मैंने भी बताया, अगर उसके पास अलग टैलेंट है, अपने टैलेंट को यूज़ करके वो आगे बढ़ा है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि वो तो ये है, वो तो लॉयर बन गया लेकिन हम तो कुछ भी नहीं बन पाए, इट मीन्स ये इनइक्वालिटी है। ठीक है, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। लेकिन इनइक्वालिटी वहाँ पर आ जाती है कि अगर लोग जो हैं, सभी लोगों के पास राइट है कि भाई उनको न्यूट्रिशियस फूड मिले, ठीक है, और एजुकेशन मिले, ये राइट तो सबके पास है। बट अगर ये चीज़ें अगर कोई किसी की फुलफ़िल नहीं हो पाती हैं, बेसिक नीड्स अगर कोई नहीं मिल पाती है, किसी को एजुकेशन नहीं मिल पाती है, हेल्थ केयर नहीं मिल पाती है, सेफ हाउसिंग नहीं मिल पाती है, तब हम कहेंगे कि यहाँ पर इनइक्वालिटी है। ठीक है, अगर किसी को देखो एजुकेशन ही नहीं मिलेगी, स्टार्टिंग में किसी बच्चे को एजुकेशन ही नहीं मिलेगी, तो वो आगे कुछ बन ही नहीं पाएगा, तो इनइक्वालिटी तो है यहाँ पर। लेकिन अगर किसी स्टूडेंट को एजुकेशन मिलती है, उसके बाद वो कुछ नहीं कर पा रहा है, तो यहाँ पर इनइक्वालिटी नहीं होगी। नेक्स्ट हमारे पास आता है नेचुरल एंड सोशल इनइक्वालिटीज़। अ डिस्टिंक्शन हैज़ समटाइम्स बीन मेड इन पॉलिटिकल थ्योरी बिटवीन नेचुरल इनइक्वालिटी एंड सोशली प्रोड्यूस्ड इनइक्वालिटीज़, कि एक डिफरेंस बना दिया जाता है कभी कभी पॉलिटिकल थ्योरी में नेचुरल इनइक्वालिटी के बीच में और सोशली प्रोड्यूस्ड इनइक्वालिटी के बीच में। यानी कि जो सोसाइटी प्रोड्यूस करती है वो वाली इनइक्वालिटी और जो नेचुरल होती है वो वाली इनइक्वालिटी, ये क्या होती है, डिफरेंट होती हैं। नेचुरल इनइक्वालिटीज़ इमर्ज होती हैं जब लोग जो है उनके डिफरेंट कैपेबिलिटीज़ और डिफरेंट टैलेंट्स होते हैं एंड चॉइसेस होती हैं। देखो इसका एग्जाम्पल से मैं अगर बताऊँ आपको, तो देखो आप जो हो, जैसे कि 2-3 स्टूडेंट्स हैं, अब उन 2-3 स्टूडेंट्स में से कुछ स्टूडेंट्स तो जो है बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि भाई वो नेचुरल है। ठीक है, उन्होंने अपने खुद की कैपेबिलिटी से अपने आप को टैलेंटेड बनाया है। या फिर अगर हम कहें कि एक बच्चा तो रेस में दौड़ता है तो बहुत तेज़ दौड़ लेता है, लेकिन अगर वही बात दूसरा बच्चा दौड़ने पर आता है तो वो इतनी तेज़ नहीं दौड़ पाता है। ठीक है, तो ये उसकी कैपेबिलिटी है कि वो इतनी तेज़ नहीं दौड़ पाता है। ठीक है, उस वाले बच्चे ने बहुत प्रैक्टिस की होगी तो उसकी कैपेबिलिटी है कि वो इतनी तेज़ दौड़ पा रहा है। ठीक है, तो ये नेचुरल इनइक्वालिटीज़ हैं। These kind of inequalities are different from socially produced inequality। जो सोसाइटी inequalities को प्रोड्यूस करती है, उन इक्वालिटीज से जो नेचुरल इनइक्वालिटी होती है वो डिफरेंट होती है। अब ये कैसे डिफरेंट होती है, क्योंकि सोसाइटी में क्या होता है, जैसे कि ये सोसाइटी है, अब इसमें बहुत सारे लोग रहते हैं। अब इनमें से कुछ ग्रुप जो है वो कुछ लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं, या जो है उनके रिलीजन के बेसिस पर या फिर कलर के बेसिस पर, रेस के बेसिस पर। ठीक है, ये सोसाइटी के कुछ लोग जो है इन लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं, इनको डिस्क्रिमिनेट करते हैं। ठीक है, इनको कुछ सोसाइटी में कुछ लोगों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है, कुछ लोगों को एजुकेशन नहीं मिल पाती है। ठीक है,
तो ये क्या है, सोसाइटी सोशल प्रोड्यूस्ड इनइक्वालिटीज़ हैं। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दे रखा है, मैन आर सुपीरियर टू वुमेन। ठीक है, देखो हमेशा ये माना जाता है कि जो मेन होते हैं वो वुमेन से सुपीरियर होती हैं, बट ऐसा नहीं है, एक्चुअल में ऐसा नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ सोसाइटी ने प्रोड्यूस किए गए, इस सोसाइटी ने प्रोड्यूस किए हैं, ये उनकी जो है थिंकिंग है ऐसी। इट इज़ अ नेचुरल इनइक्वालिटी, यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। ये नेचुरल इनइक्वालिटी नहीं है, क्योंकि मेन को सुपीरियर वुमेन से मेन को सुपीरियर सोसाइटी ने बनाया है। भगवान ने तो सबको इक्वली भेजा था, ठीक है, तो हम ये नहीं कह सकते कि ये नेचुरल इनइक्वालिटी है। अब ये कहते हैं कि आई गेट मोर मार्क्स देन यू इन एवरी सब्जेक्ट, कि मुझे तो हमेशा तुमसे ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं और मैं तो अपनी मम्मा को भी घर में हेल्प करती हूँ, तो इसमें से तुम क्यों सुपीरियर हो। ठीक है, ये तो ये बिल्कुल सच बात है, क्योंकि ये नेचुरल इनइक्वालिटी नहीं कही जा सकती है। Natural inequalities are considered to be the result of different characteristics and abilities with which people are born. Natural inequalities जो होती हैं वो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स का रिजल्ट होती हैं, जिस तरीके जैसे लोग जो हैं वो बॉर्न हुए हैं। इट इज़ जनरली एज्यूम दैट नेचुरल डिफरेंसेस कैन नॉट बी अल्टर्ड। जो नेचुरल डिफरेंसेस हैं उनको हम कभी ख़त्म नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई बच्चा है, उसका स्टार्टिंग से ही कलर जो है वो बिल्कुल गोरा है, बिल्कुल वाइट कलर है, तो ये नेचुरल इनइक्वालिटी है। कुछ लोगों का ब्लैक है, कुछ लोगों का वाइट है, तो नेचुरल है, इसमें हम तो कुछ नहीं कर सकते हैं। सोशल इनइक्वालिटीज़ ऑन द अदर हैंड आर दोज क्रिएटेड बाय द सोसाइटी। सोशल इनइक्वालिटी ऐसी इनइक्वालिटी होती है जो सोसाइटी क्रिएट करती है। कुछ सोसाइटीज़ जो हैं वैल्यू दोज who perform intellectual work over those who do manual work and reward them differently. कुछ सोसाइटीज़ जो इंटेलेक्चुअल वर्क करती हैं, ठीक है, मतलब जो कह सकते हैं एक तरह से जो स्टैंडर्ड की जो लाइफ जीते हैं उनको तो ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है, बट जो सिंपल वर्क करते हैं, जो वेजेस पर वर्क करते हैं, उनको इतनी रिस्पेक्ट नहीं मिलती जितनी स्टैंडर्ड में जीने वाले लोगों को मिलती है। दे मे ट्रीट डिफरेंटली, उन लोगों को अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है, उनके कलर के बेसिस पर, रेस के बेसिस पर, जेंडर के बेसिस पर या फिर कास्ट के बेसिस पर। डिफरेंसेस, इस तरह के जो डिफरेंसेस हैं वो सोसाइटी की वैल्यू को रिफ्लेक्ट करते हैं, और इनमें से कुछ जो है वो हमें अनजस्ट दिखते हैं। अब अनजस्ट कौन सा था, ये वाला जो एग्जाम्पल था वो बिल्कुल अनजस्ट था कि इसने क्या कहा कि मेन सुपीरियर होते वुमेन से, बट ये बात तो बिल्कुल गलत है। मैं तो कहूँगी कि वुमेन मैन से सुपीरियर होती है, क्योंकि वुमेन जो है वो हर एक काम करती है, घर के काम भी करती है एज वेल एज बाहर के काम भी करती है, तो वुमेन इज़ मोर सुपीरियर इन माय ओपिनियन। This distinction is sometimes useful in helping us to distinguish between acceptable and unfair inequalities in society. कि ये जो डिफरेंस है, ये जो डिस्टिंक्शन है, कभी कभी यूज़फुल भी हो जाता है हमारे लिए, कि हम जो है वो देख सकते हैं कि कौन सी जो इनइक्वालिटी है वो एक्सेप्टेबल है और कौन सी अनफेयर इनइक्वालिटी है सोसाइटी में। बट इट इज़ ऑलवेज क्लियर और सेल्फ एविडेंट, इट इज़ नॉट ऑलवेज क्लियर और सेल्फ एविडेंट। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ही ये हमें सही बताए और सेल्फ एविडेंट हो। फॉर इंस्टेंस, व्हेन सर्टेन इनइक्वालिटीज़ इन द ट्रीटमेंट ऑफ पीपल हैव एग्जिस्टेड ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, दे मे अपीयर टू अस एज जस्टिफिएबल। कि कुछ इनइक्वालिटीज़ जो होती हैं वो जो एग्जिस्ट करती है, बहुत लंबे टाइम से जो एग्जिस्ट करे जा रही है, ठीक है, वो हमें जस्टिफिएबल दिख सकती है क्योंकि ये नेचुरल इनइक्वालिटी पर बेस्ड है। दैट इज़ करेक्टरिस्टिक दैट पीपल आर बॉर्न विद विच एंड कैन नॉट ईजली चेंज। देखो, कुछ इनइक्वालिटी जो होती है वो बहुत पहले के टाइम से चली होती है, ठीक है, मतलब लोगों ने ही क्रिएट की होती है, लेकिन बहुत पहले के टाइम से वो इनइक्वालिटी चली होती है। अब वो जो इनइक्वालिटी है उसको जस्टिफिएबल कहा जा सकता है, मतलब होती नहीं है बट लोग उसको जस्टिफिएबल बता देते हैं क्योंकि वो बहुत पहले से चल रही है। इसलिए जैसे कुछ रिचुअल्स भी होते हैं तो वो रिचुअल्स हम सही मानते हैं, क्यों? क्योंकि वो बहुत पहले के टाइम से चले हैं, इसलिए हम उस चीज़ को सही मानते हैं।
फॉर एग्जाम्पल देखो, वुमेन एग्जाम्पल दे रखा है, वुमेन वर फॉर लॉन्ग डिस्क्राइब्ड एज द वीकर सेक्स। वुमेन को हमेशा से कमज़ोर बताया गया था, कंसिडर्ड टिमिड एंड ऑफ लेसर इंटेलिजेंस देन मैन। और ये भी कहा जाता है कि वुमेन के जो इंटेलिजेंस है वो कम होती है मैन से कंपैरेटिवली। नीडिंग स्पेशल प्रोटेक्शन, उनको स्पेशल प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है, एंड देयरफॉर इट फेल्ट दैट डिनाइंग वुमेन इक्वल राइट्स कुड बी जस्टिफाइड। तो ऐसा माना जाता था कि वुमेन को इक्वल राइट्स अगर नहीं भी मिलेंगे तो वो जस्टिफाइड है। ठीक है, तो ये भी बहुत लंबे टाइम से चली हुई थी, ये सोच भी बहुत लंबे टाइम से चली हुई थी, लेकिन अभी धीरे धीरे करके ये सारी जो थिंकिंग है वो ख़त्म होती जा रही है। टाइम बहुत लगा इस चीज़ को ख़त्म करने में। पहले वुमेन को एजुकेशन नहीं मिलती थी, ठीक है, अब धीरे धीरे करके वुमेन को एजुकेशन मिलनी शुरू हो गई है, इक्वल राइट्स भी उनको दिए जाने लगे हैं। ठीक है, तो अब हालांकि पूरी तरह से इनइक्वालिटी ख़त्म नहीं हुई है, लेकिन कुछ हद तक ये इनइक्वालिटी ख़त्म हो रही है। इसको ख़त्म होने में अभी भी काफ़ी टाइम लग सकता है। Black people in Africa were considered by their colonial masters to be of lesser intelligence and childlike and better to manual work, sports and music। ठीक है, अब जो साउथ अफ्रीका की बात हो रही है, साउथ अफ्रीका में हमें पता है वहाँ पर ब्लैक लोग भी रहते थे, तो ब्लैक पीपल अफ्रीका में माने जाते थे कि जो कॉलोनियल मास्टर्स थे, ठीक है, वो क्या कहते थे कि जो ब्लैक पीपल है उनमें वो इंटेलिजेंट नहीं है। ठीक है, वो ऐसे ही मैनुअल वर्क करते हैं, स्पोर्ट्स में काम कर सकते हैं, म्यूज़िक में काम कर सकते हैं, उनमें इंटेलिजेंस नहीं है, ये कहा जाता था। एंड ये जो बिलीफ था दैट वाज यूज्ड टू जस्टिफाई इंस्टीट्यूशंस लाइक स्लेवरी। अब इनसे स्लेवरी का काम करवाया जाता था, यही कह के कि इनके पास इंटेलिजेंस नहीं है तो इनसे स्लेवरी का काम कराओ। ऑल दिस असेसमेंट्स आर नाउ क्वेश्चन एंड दे आर नाउ सीन एज डिस्टिंक्शंस मेड बाय सोसाइटी एज अ रिजल्ट ऑफ डिफरेंसेस ऑफ पावर बिटवीन पीपल एंड नेशंस रादर देन बेस्ड ऑन देयर इनबॉर्न कैरेक्टरिस्टिक्स। अब ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारे डिफरेंसेस जो हैं वो ख़त्म होने लग रहे हैं। ठीक है, वहाँ पर भी साउथ अफ्रीका में भी नेल्सन मंडेला जी ने ये सारी चीज़ें जो हैं उस चीज़ को ख़त्म कर दिया है। Another problem which arises with the idea of natural differences is that some differences which could be considered natural need no longer be seen as unalterable। अब दूसरी प्रॉब्लम ये है जो अराइज होती है इस आइडिया के साथ कि जो नेचुरल डिफरेंसेस हैं वो ऐसे डिफरेंसेस होते हैं जिनको नेचुरल माना जाता है और वो अनऑल्टरेबल नहीं होते। मतलब ये प्रॉब्लम अराइज होती है कि ये जो नेचुरल डिफरेंसेस हैं उनको ख़त्म नहीं किया जा सकता है, लेकिन जैसे जैसे जो है मेडिकल साइंस में टेक्नोलॉजीज़ जो है वो बढ़ती गई, ठीक है, तो उन्होंने बहुत सारे जो डिसेबल्ड पर्सनस थे, डिसेबल्ड पीपल थे, तो वो बहुत अच्छे से अब इफ़ेक्टिवली काम करने लगे, फंक्शन करने लगे सोसाइटी में। जैसे कि अगर मान लो किसी का पैर नहीं है तो उसके लिए व्हील चेयर बनवा दी, ठीक है, और भी जैसे बहुत सारी अगर बीमारियां हो रही हैं तो उनका भी इलाज आज के टाइम पर है। टुडे कंप्यूटर्स जो है वो ब्लाइंड पीपल को हेल्प कर सकते हैं, व्हील चेयर्स बनाई गई है, आर्टिफिशियल लिम्स कैन हेल्प इन केसेस फिजिकल डिसेबिलिटी, इवन अ पर्सनस लुक कैन बी चेंज्ड विद कॉस्मेटिक सर्जरी। ठीक है, और अगर कोई पर्सन है वो अपने फेस को चेंज कराना चाहता है तो वो सर्जरी करा सकता है। द फेमस फिजिस्ट स्टीफन हॉकिंग, ठीक है, स्टीफन हॉकिंग के बारे में तो सबने सुना होगा। तो स्टीफन हॉकिंग जो थे वो मूव भी नहीं कर सकते थे, बोल भी नहीं सकते थे, लेकिन उन्होंने फिर भी अपना कंट्रीब्यूशन दिया है साइंस की तरफ। साइंस में उन्होंने फिर भी अपना कंट्रीब्यूशन दिया। एंड इट वुड सीम अनजस्ट टू मोस्ट पीपल टुडे इफ डिसेबल्ड पीपल आर डिनाइड नेसेसरी हेल्प टू ओवरकम द इफेक्ट्स ऑफ देयर डिसेबिलिटी और a fair reward for their work on the grounds of that they are naturally less capable। अब ये अनजस्ट होता है कि अगर जो डिसेबल्ड पर्सनस है उन लोगों को, डिसेबल्ड पर्सनस को जो उनकी डिसेबिलिटी है तो उनको हेल्प नहीं प्रोवाइड की जाती, तो ये बिल्कुल अनजस्ट है। ठीक है, और अगर मान लो उन्होंने कुछ काम किया तो उनको अगर रिवॉर्ड नहीं दिया जा रहा है उस चीज़ का तो वो भी अनजस्ट है। Given all these complexities, it would be difficult to use natural or socially produced distinction as a standard by which the laws and policies of a society can be assessed. For this reason, many theorists today differentiate between inequality arising from the choices and inequalities operating on the account of the family or circumstance in a person which a person is born.
ठीक है। अब कुछ थ्योरिस्ट जो है उन्होंने डिफ्रेंशिएट किया है इनइक्वालिटी के बीच में, जो कि चॉइसेस से अराइज होती है, और इनइक्वालिटीज़ जो फैमिली पर या फिर सर्कमस्टांसेस पर बेस्ड होती हैं। इट इज़ द लेटर दैट इज़ द सोर्स ऑफ कंसर्न टू एडवोकेट ऑफ इक्वालिटी एंड विच दे विश टू मिनिमाइज एंड एलिमिनेट। ठीक है। अब धीरे धीरे जो इनइक्वालिटी है वो चीज़ जो है वो ख़त्म भी हो रही है। तो इसमें हमने क्या पढ़ा, इसमें हमने पढ़ा जो है नेचुरल इनइक्वालिटी के बारे में हमने पढ़ा, एंड सोशली प्रोड्यूस्ड इनइक्वालिटी के बारे में पढ़ा। सोशली प्रोड्यूस्ड इनइक्वालिटी, हमने देखा कि नेचुरल इनइक्वालिटी जो है वो सोशली प्रोड्यूस्ड इनइक्वालिटी से डिफरेंट है, बिल्कुल अलग है। ठीक है। नेचुरली में हमने क्या पढ़ा कि कुछ नेचुरल मतलब कुछ पर्सन जो होते हैं वो स्टार्टिंग से डिसेबल होते हैं। ठीक है। जब से वो बॉर्न हुए होते हैं तब से उन्हें वो प्रॉब्लम होती है, तो हम वो नेचुरल इनइक्वालिटी में आ जाएगा। सो सोशली प्रोड्यूस्ड इनइक्वालिटी में जैसे कि जो सोसाइटी जिस चीज़ को क्रिएट करती है, सोसाइटी जो इनइक्वालिटी बना देती है, उसे हम क्या कहते हैं, सोशली प्रोड्यूस्ड इनइक्वालिटी। और इसमें हमने एग्जाम्पल भी देखा वुमेन और मेन का, कि वुमेन को स्टार्टिंग जो है बहुत पहले के टाइम से जो है इन्फीरियर माना जाता था मैन से। ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है 3 डायमेंशंस ऑफ इक्वालिटी। इक्वालिटी के 3 डायमेंशंस भी हैं। अब वो 3 डायमेंशंस कौन कौन से, ये चीज़ें भी देखेंगे। तो हमने देखा सोशल डिफरेंसेस देखे कि कौन से सोशल डिफरेंसेस अनएक्सेप्टेबल है, कौन से एक्सेप्टेबल हैं। अब हम देखेंगे इनके अलग अलग डायमेंशंस। तो dimensions, while identifying different kinds of inequalities that exist in a society, various thinkers and ideologies have highlighted 3 main dimensions of equality. तो बहुत सारे theorists ने, thinkers ने, ideologies ने क्या किए हैं, 3 dimensions equality के फाइंड किए हैं, जिनका नाम है political, social and economic dimensions. And it is only by addressing each of these 3 different dimensions of equality we can move towards a more just and equal society. इन तीनों डायमेंशंस को पढ़ने के बाद ही हम समझ पाएंगे एक्चुअल में इक्वालिटी का मतलब। ठीक है। हम इक्वल सोसाइटी को और भी जस्ट बना सकेंगे। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है पॉलिटिकल इक्वालिटी। इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी, political equality would normally include granting equal citizenship to all the members of the state. देखो, political equality का मतलब क्या होता है कि आपके पास क्या है, आपके पास है राइट टू वोट, आपके पास है राइट टू वोट, साथ ही साथ आपके पास क्या है, राइट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन। ठीक है, राइट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन भी आपके पास है। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं वो किस में आ जाएंगी, पॉलिटिकल इक्वालिटी में आ जाएंगी, कि हमें इस चीज़ की इक्वालिटी है, हमें ये सारी चीज़ें दे रखी हैं। तो डेमोक्रेटिक सोसाइटी में पॉलिटिकल इक्वालिटी जो है वो दैट इंक्लूड, क्या इंक्लूड करते हैं, ग्रांटिंग इक्वल सिटीजनशिप, सबको इक्वल सिटीजनशिप मिले सभी मेंबर्स को स्टेट में। इक्वल सिटीजनशिप ब्रिंग्स विद इट्स सर्टेन बेसिक राइट्स सच एज द राइट टू वोट। अभी मैंने आपको बताया, तो इक्वल सिटीजनशिप में क्या क्या राइट्स आ जाते हैं, राइट टू वोट, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, कि हमारे पास जो है अपने व्यूज़ को आगे रखने का राइट है, मूवमेंट एंड एसोसिएशन एंड फ्रीडम ऑफ बिलीफ। ठीक है, मूवमेंट, एसोसिएशन, हम एसोसिएट हो सकते हैं कहीं भी, एंड फ्रीडम ऑफ बिलीफ, कोई भी बिलीफ हम रख सकते हैं। दीज आर दी राइट्स विच आर कंसिडर्ड नेसेसरी, ये जो राइट्स हैं ये नेसेसरी होते हैं टू इनेबल सिटीजन्स टू डेवलप दैमसेल्व्स एंड पार्टिसिपेट इन द अफेयर्स ऑफ स्टेट। ठीक है, ये जो कुछ राइट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, नेसेसरी होते हैं, ताकि सिटीजन्स जो हैं वो अपने आप को डेवलप कर सके और स्टेट के मैटर्स में पार्टिसिपेट कर सके। बट दे आर लीगल राइट्स। ठीक है, लीगल राइट्स होते हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन और लॉज के द्वारा गारंटी किए जाते हैं। And we know that considerable inequality can exist even in countries which grant equal rights to all citizens. और हमें पता है कि कुछ considerable inequality exist करती है हमारी सोसाइटी में, इवन इन कंट्रीज़ में भी एग्जिस्ट करती है, जो इक्वल राइट्स प्रोवाइड कराती है सभी सिटीजन्स को। दीज इनइक्वालिटीज़ आर ऑफन result of differences in the resources and opportunities which are available to citizens in the social and economic spheres.
ये कुछ इनइक्वालिटीज़ जो होती हैं, तो ये इनइक्वालिटी कैसे आती है कि कुछ जो लोग हैं उनको रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाती है कुछ सिटीजन्स के लिए. फॉर दिस रीज़न अ डिमांड इज़ ऑफन made for equal opportunities or for a level playing field. But we should remember that although political and legal equality by itself may not be sufficient to build a just and egalitarian society, it is certainly an important component of it. तो इसमें क्या है कि इस रीज़न के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ की डिमांड भी रखी गई. देखो, कुछ सेक्शन जो होते हैं वो रिच होते हैं एंड कुछ सेक्शंस जो होते हैं वो पुअर होते हैं. अब पुअर लोगों को क्या किया जाता है, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाती है. ठीक है, पुअर लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाती है, रिच लोगों को उतनी नहीं मिलती. मतलब रिच लोगों के पास ऑलरेडी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो इसलिए पुअर लोगों को प्रोवाइड कर दी जाती है. फिर रिच लोग कहते हैं कि ये इनइक्वालिटी है, लेकिन ये एक तरह से इक्वालिटी है, क्योंकि इस इनइक्वालिटी ने एक तरह से इक्वालिटी ही तो बनाई है सोसाइटी में. ठीक है, अगर पुअर लोगों को मान लो राइट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन नहीं मिलता, ठीक है, तो ये इनइक्वालिटी होती. लेकिन हमने उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की ताकि वो कॉन्टेस्ट कर सके इलेक्शन को, एज वेल एज वोट का अधिकार तो सबको ही है. ठीक है, तो इन्होंने मांग उठाई कि यहाँ पर क्या होनी चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए. मतलब इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ भी सबको इक्वल मिले. अगर हमने सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दे दी तो एक तरह से वो अनजस्ट है. आगे देखिए, सोशल इक्वालिटी. सेकेंड डायमेंशन जो है हमारा है सोशल इक्वालिटी. पॉलिटिकल इक्वालिटी आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा. मतलब पॉलिटिकल इक्वालिटी, सबको इक्वल सिटीजनशिप देना, राइट टू वोट उसमें आ जाता है, एज वेल एज क्या आ जाता है, राइट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन आ जाता है. अब हमारे पास सोशल इक्वालिटी में हम क्या पढ़ेंगे, पॉलिटिकल इक्वालिटी और इक्वालिटी बिफोर द लॉ इज एन इंपॉर्टेंट फर्स्ट स्टेप इन द परस्यूट ऑफ इक्वालिटी, बट इट ऑफन नीड्स टू बी सप्लीमेंटेड बाय इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़. हमने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा, पॉलिटिकल इक्वालिटी पढ़ा और इक्वालिटी बिफोर लॉ. ये दोनों ही चीज़ जो है एक ही चीज़ है, पॉलिटिकल इक्वालिटी या फिर इक्वालिटी बिफोर लॉ, दोनों ही एक ही चीज़ है. तो ये दोनों जो है वो पहला इम्पॉर्टेंट स्टेप होते हैं. जब हम इस स्टेप को कवर कर पाएंगे तभी हम नेक्स्ट स्टेप पर पहुंचेंगे. while the former is necessary to remove any legal hurdles which might exclude people from voice in government and deny them access to available social goods. कुछ लीगल हर्डल्स होते हैं जो कुछ लोगों को गवर्नमेंट में आने से रोकते हैं, उनको सोशल गुड्स जो अवेलेबल होते हैं उनको लेने से मना कर देते हैं. एंड अगर ये सारी चीज़ें होंगी तो इक्वालिटी तो आएगी ही नहीं. अगर इक्वालिटी लानी है तो लोग जो भी डिफरेंट ग्रुप से लोग जो बिलोंग करते हैं और कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो उनके पास फेयर और इक्वल चांस होना चाहिए सभी गुड्स में, सभी अपॉर्चुनिटीज़ में. ठीक है, सबको इक्वल जो है गुड्स मिले, अपॉर्चुनिटीज़ मिले. एंड इस चीज़ के लिए इट इज़ नेसेसरी टू मिनिमाइज द इफेक्ट्स ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ एंड गारंटी सर्टेन मिनिमम कंडीशंस ऑफ लाइफ टू ऑल द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी. और इस चीज़ के लिए ज़रूरी हो जाता है कि जो भी सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी होती है उस चीज़ को मिनिमाइज कर दिया जाए, ताकि जो है सभी सोसाइटी के मेंबर्स जो हैं वो इक्वल तरीके से रह पाए, सबके पास समान अधिकार हों, एडिक्वेट हेल्थ केयर हो, अपॉर्चुनिटी हो अच्छी एजुकेशन के लिए, एडिक्वेट नरिशमेंट मिले, मिनिमम वेज मिले. तो ये चीज़ें जो हैं, ये चीज़ें कुछ इम्पॉर्टेंट, मतलब एक लाइफ जीने के लिए ये सारी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं. एंड इन द एब्सेंस ऑफ सच फैसिलिटीज़, अगर ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं मिलेंगी तो इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर ऑल दी मेंबर्स. सभी मेंबर्स के लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है कि वो इक्वल तरीके से, समान तरीके से वो नहीं रह पाते हैं. वेयर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी डज नॉट एग्जिस्ट, अ ह्यूज पॉल ऑफ पोटेंशियल टैलेंट टेंड्स टू बी वेस्टेड इन अ सोसाइटी. In India, special problem regarding equal opportunities comes not just from lack of facilities but from some of the customs which may prevail in different parts of the country. अब इंडिया में एक स्पेशल प्रॉब्लम क्या है इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में, कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ कम्स नॉट जस्ट फ्रॉम लैक ऑफ फैसिलिटीज़ बट फ्रॉम द कस्टम्स. जो इक्वल अपॉर्चुनिटी है वो सिर्फ लैक ऑफ फैसिलिटीज़ से तो देखो आती है. ठीक है, मतलब फैसिलिटी नहीं होती है तो इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है.
साथ ही साथ जो कस्टम है, कस्टम की वजह से भी इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है, क्योंकि हमारा जो देश है वो तो हमें पता है कितने सारे कस्टम्स है, कितने सारे रिचुअल्स हैं हमारे देश के, ठीक है, विच में प्रिवेल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री और अमंग डिफरेंट ग्रुप्स। एक बार फिर से समझाती हूँ कि देखो हमारा जो इंडिया है उसमें कुछ लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी इसलिए नहीं मिल पाती है कि एक तो उनके पास फैसिलिटीज़ नहीं होती है, ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है कि कस्टम्स जो हैं, कुछ रिचुअल्स भी ऐसे होते हैं, कुछ कस्टम्स भी ऐसे होते हैं कि वो कुछ लोगों को वो चीज़ एक्सेस करने से रोकते हैं, ठीक है। वमेन may not enjoy equal rights of inheritance in some groups, or there may be social prohibition regarding their taking part in certain of kinds of activities। अब जो women थी तो वो equal rights of inheritance, मतलब जो जैसे ज़मीन वगैरह होती है तो सबको equal हिस्सा मिलना चाहिए, ठीक है। अगर मान लो घर में 4 बच्चे हैं, 4 में से अगर 2 जो है वो गर्ल चाइल्ड है एंड 2 जो है वो बॉय चाइल्ड है, तो सबको इक्वल हिस्सा मिलना चाहिए। ऐसा तो नहीं होगा कि प्रॉपर्टीज़ जो है वो सिर्फ लड़कों की प्रॉपर्टी है, ठीक है, उन छोटे बच्चों को नहीं, लड़कियों को नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं होगा। लेकिन ऐसा होता है, एक्चुअल में ऐसा होता है, अभी भी होता है एंड पहले भी होता था, बट अब धीरे धीरे करके वुमेन को भी इक्वल राइट्स ऑफ इनहेरिटेंस भी दे दिया गया है। और देयर में भी सोशल प्रोहिबिशन भी हो सकते हैं, ठीक है, कुछ रिगार्डिंग देयर टेकिंग पार्ट इन सर्टेन काइंड ऑफ, कि कुछ एक्टिविटीज़ में वुमेन जो है वो टेकिंग पार्ट नहीं कर सकती। जैसे पहले क्या होता था कि वुमेन को बाहर नहीं जाने दिया जाता था, बाहर का काम जो है वो वुमेन नहीं करती थी, ऐसा माना जाता था कि बाहर का काम वुमेन नहीं करेंगी, वुमेन सिर्फ घर का काम करेंगी, ऐसा माना जाता था। अब ये कुछ कस्टम ही था, मतलब बहुत पहले सोसाइटी ने ही बनाया था इस चीज़ को, ठीक है। तो उनको कुछ एक्टिविटीज़, कुछ काइंड्स की कुछ एक्टिविटीज़ भी नहीं करने दी जाती है। और दे में इवन डिस्करेज फ्रॉम गोइंग इन हायर एजुकेशन, ठीक है, अगर उनको हायर एजुकेशन के लिए भी जाना है तो उस चीज़ के लिए भी उनको मना कर दी जाती है। देखो अगर लड़के को हायर एजुकेशन के लिए अब्रॉड भेजना है तो वो तो भेज देते हैं पेरेंट्स, लेकिन वही बात अगर लड़की की आ जाती है तो उस चीज़ वो नहीं भेज पाते हैं अब्रॉड में। In such cases, role of the state has been to offer equal legal rights to all। सभी को equal rights मिलने चाहिए, to make policies to prevent discrimination, ठीक है, कुछ policies बनाने की ज़रूरत है ताकि ये discrimination जो है वो रोका जा सके public places में या फिर employment में। To provide certain incentives to open up education in certain professions to women, ठीक है, हमें कुछ incentives, कुछ facilities provide करने की ज़रूरत है ताकि वमेन जो है वो एजुकेशन भी कर सके, अलग प्रोफेशंस में भी जा सके एंड अदर सच मेजर्स। बट सोशल ग्रुप्स एंड इंडिविजुअल्स ऑल्सो हैव अ रोल टू प्ले इन रेजिंग अवेयरनेस एंड सपोर्टिंग दोज हु वांट टू एक्सरसाइज देयर राइट्स। लेकिन सोसाइटी की तरफ से भी, सोसाइटी को भी क्या करना चाहिए, सोसाइटी की तरफ से भी पूरा जो है पार्टिसिपेशन होना चाहिए इस चीज़ में, इक्वल राइट्स को लाने में, ठीक है। हमें क्या करना होगा, अवेयरनेस फैलानी होगी ताकि लोगों की जो थिंकिंग है वो बदल सके, ठीक है। वैसे तो पॉलिटिकल थ्योरी जो है, पॉलिटिकल साइंस जो है बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है एंड इन माय ओपिनियन हर किसी को वो सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, चाहे वो साइंस स्ट्रीम का हो चाहे कॉमर्स स्ट्रीम का हो, ताकि उनको पता तो लगे कि उनकी थिंकिंग कैसी है और इनको कैसी थिंकिंग बनाने की ज़रूरत है। आप भी जब ये बुक पढ़ोगे तो आपको भी, मतलब हर एक चैप्टर में आपको कुछ ना कुछ नॉलेज मिलेगी और उस नॉलेज को आप अपनी रियल लाइफ में भी लाने की कोशिश करोगे। अभी तक, क्योंकि अभी तक देखो हमें इक्वालिटी का मतलब क्या पता था, कि इक्वालिटी का मतलब समानता होता है ना, लेकिन हमने इस इक्वालिटी के चैप्टर को पढ़ के बहुत सारे डायमेंशंस को क्लियर किया है, हमें एक्चुअल मीनिंग इक्वालिटी का पता चला है। एट दिस, अब देखो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी पे आ जाते हैं। At the simplest level, we would say that economic inequality exists in a society if there are significant differences in wealth, property or income between individuals or classes, ठीक है, कि हम क्या कहते हैं कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटी जो है वो सोसाइटी में एग्जिस्ट करती है जब वेल्थ में डिफरेंसेस हों, प्रॉपर्टी में डिफरेंसेस हों, इनकम में डिफरेंसेस हों। वन वे ऑफ मेजरिंग द डिग्री ऑफ इकोनॉमिक इनइक्वालिटी in a society would be to measure the relative difference between the richest and poor
poorest groups। ठीक है, एक तरीका तो क्या है कि हम इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को कैसे मेजर कर सकते हैं। एक तरीका तो है कि भाई रिचेस्ट और जो पुअरेस्ट ग्रुप है उन दोनों के बीच का डिफरेंस देख लें कि कितना डिफरेंस है। दूसरा तरीका क्या है कि हम एस्टिमेट करें नंबर ऑफ पीपल हु लिव बिलो द पॉवर्टी लाइन, जो पॉवर्टी लाइन से नीचे रहते हैं। पॉवर्टी लाइन का मतलब सबको पता होगा, 10th क्लास में भी पढ़ा है। पॉवर्टी लाइन एक ऐसी इमेजिनरी लाइन होती है, ठीक है, जो लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे होते हैं उनको पुअर लोग माना जाता है, पुअर पीपल माना जाता है। ठीक है, तो हम दूसरा मेथड क्या है कि हम एस्टिमेट कर लें कि कितने लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं। ऑफ कोर्स एब्सोल्यूट इक्वालिटी ऑफ वेल्थ और इनकम हैज़ प्रोबेबली नेवर एग्जिस्टेड इन अ सोसाइटी, कि एब्सोल्यूट इक्वालिटी ऑफ वेल्थ और इनकम जो पैसे हैं उसकी जो एब्सोल्यूट इक्वालिटी है वो कभी एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती। मतलब कहने का मतलब है कि सोसाइटी में सबकी इक्वल इनकम कभी हो ही नहीं सकती है। Most democracies today try to make equal opportunities available to people in the belief that this would at least give those who have talent and determination the chance to improve their conditions। कि बहुत सारी डेमोक्रेसीज में क्या करने की कोशिश करती है, वो बहुत सारी डेमोक्रेसीज जो है इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ जो लोगों के लिए अवेलेबल है वो चीज़ें प्रोवाइड कराने की कोशिश करती है, लोगों के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कराने की कोशिश करती है ताकि लोगों को अपने टैलेंट के हिसाब से उनको भी अपनी कंडीशन को इम्प्रूव करने का चांस मिले। With equal opportunities, inequalities may continue to exist between individuals, but there is possibility of improving one's position in society with sufficient effort। इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ के साथ इनइक्वालिटीज़ जो है वो अभी भी लोगों के बीच में एग्जिस्ट करती है, लेकिन यहाँ पर पॉसिबिलिटी है सोसाइटी की पोजीशन को इम्प्रूव करने के लिए। मतलब इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ तो देखो, अगर इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिल भी गई तो भी इनइक्वालिटीज़ होंगी, कुछ थोड़ी बहुत इनइक्वालिटीज़ तो होंगी, लेकिन सोसाइटी जो है वो अपनी पोजीशन को इम्प्रूव कर सकती है। Inequalities which are entrenched, that is, which mean relatively untouched over generation, are more dangerous for a society। जो इनइक्वालिटीज़ बहुत पहले के टाइम से है और मतलब जनरेशन ओवर जनरेशन वो इनइक्वालिटी जो है वो चलती जा रही है, बहुत पहले के टाइम से ऐसी इनइक्वालिटी चलती जा रही है, तो वो सोसाइटी के लिए बहुत डेंजरस हो सकती है। क्यों? क्योंकि एक तो उसको ख़त्म करना थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि वो इतनी पहले से चली जा रही है कि लोगों का बिलीफ भी अब वही हो गया है। इफ़ इन ए सोसाइटी certain classes of people have enjoyed considerable wealth and the power which goes with it over generation, the society would become divided between those classes and others who have remained poor over generations। अब क्या होता है कि अगर किसी सोसाइटी में कुछ लोग जो हैं उनके पास बहुत पैसा है, बहुत पावर है, मतलब बहुत पहले से, जैसे जनरेशन जैसे होता है ना कि एक राजा है तो राजा का बेटा राजा ही बनता है, फिर उसका बेटा राजा बनता है, उसी टाइप से अगर स्टार्टिंग से ही बहुत पहले के टाइम से जनरेशन ओवर जनरेशन जो है पहले से उनके पास पावर है, पहले से उनके पास वेल्थ है, तो सोसाइटी को क्लासेस में बांट दिया जाता है। ठीक है, और जो पुअर रहते हैं, जो पुअर है, ठीक है, वो आगे भी जाकर जनरेशन्स में जो पुअर ही रहते हैं उस टाइप से लोगों को रिच और पुअर में बांट दिया जाता है। ओवर टाइम सच क्लास डिफरेंसेस कैन गिव राइज टू रिसेंटमेंट एंड वायलेंस। अब इससे क्या हो सकता है कि वायलेंस भी क्रिएट हो सकता है। जब ऐसे डिफरेंसेस होंगे तो वायलेंस तो होगा ही। बिकॉज ऑफ द पावर ऑफ वेल्दी क्लासेस इट माइट प्रूव डिफिकल्ट टू रिफॉर्म सच ए सोसाइटी टू मेक इट मोर ओपन एंड इगेलिटेरियन। क्योंकि जो वेल्दी लोग हैं उनके हाथ में पावर है, जिनके पास पैसा है उनके पास पावर है, तो ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है कि एक सोसाइटी को रिफॉर्म करना, उस सोसाइटी में चेंजेस लाना, सबको इक्वल बनाना काफ़ी मुश्किल हो सकता है। देखो यहाँ पर हमें फेमिनिज्म दे रखा है, तो इस टॉपिक को क्लियर कंप्लीट करने के बाद मैं आपको फेमिनिज्म के बारे में भी बताऊंगी। ठीक है, पहले इस टॉपिक को ख़त्म कर लेते हैं। मार्क्सिज्म एंड लिबरलिज्म आर टू इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज ऑफ आर
टाइम्स, ठीक है, मार्क्सिज्म एंड लिबरलिज्म, तो ये दोनों ही आइडियोलॉजीज हैं। मार्क्स वॉज एन इम्पॉर्टेंट 19th सेंचुरी थिंकर, तो जो मार्क्स थे, तो ये कार्ल मार्क्स जो थे वो 19th सेंचुरी के एक इम्पॉर्टेंट थिंकर थे, जिन्होंने आर्ग्यू किया कि इनइक्वालिटी की जो रूट है, इनइक्वालिटी की जो जड़ है वो प्राइवेट ऑनरशिप है। लोग ऑयल, लैंड और फॉरेस्ट की प्राइवेट ऑनरशिप जो है वही इनइक्वालिटी की जड़ है, ठीक है। जैसे कि कुछ लोग हैं, तो कुछ लोग रिच हैं, अब वो जो रिच पीपल है वो क्या करते हैं, ऑयल, लैंड और फॉरेस्ट को, या फिर जो दूसरी फॉर्म्स हैं या फिर जो प्रॉपर्टी है, उन सारी चीज़ों को खरीद लेते हैं, ठीक है। तो वो उनकी ऑनरशिप हो गई, वो प्राइवेट ऑनरशिप हो गई। अब ये कार्ल मार्क्स कहना चाहते हैं कि यही चीज़ जो है, ये प्राइवेट ऑनरशिप की वजह से ही इनइक्वालिटी जो है वो चल रही है। इसका जो रूट कोज है, इसकी जो जड़ है वो यही है। उन्होंने देखा कि जो प्राइवेट ऑनरशिप है वो जो ऑनर्स हैं उनके, जो भी चीज़ है, लैंड है, तो मान लो लैंड है, तो लैंड के जो ऑनर है वो तो वेल्दी है ही, उसके साथ ही साथ वो उस चीज़ को उनको पॉलिटिकल पावर भी देती है। जैसे एक पर्सन है, अब इस पर्सन के पास क्या है, मान लो बहुत पैसा है, ठीक है, इसके पास बहुत सारी क्या है, लैंड भी है, तो इतना पैसा होने के बाद क्या हो जाता है कि जो पॉलिटिकल पावर है ना वो भी इसी इंसान के हाथ में चली जाएगी, पॉलिटिकल पावर भी। और अगर पॉलिटिकल पावर ऐसे हाथों में चली गई तो क्या होगा, इससे क्या होगा, जो स्टेट पॉलिसीज और लॉज हैं वो थोड़े डगमगा सकते हैं। दिस कुड प्रूव अ थ्रेट टू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, ठीक है, तो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं बन पाएगी इस टाइप से। Marxists and socialists feel that economic inequality provides support to other forms of social inequality such as differences of rank or privilege। अब मार्क्सिस्ट और सोशलिस्ट क्या सोचते हैं कि जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है वो सोशल इनइक्वालिटी की जो कुछ फॉर्म्स हैं उनको सपोर्ट प्रोवाइड करती है, जैसे कि डिफरेंसेस ऑफ रैंक और प्रिविलेजेस, ठीक है। देखो ये है इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, ठीक है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी हमने पढ़ा है पहले। अब इकोनॉमिक इनइक्वालिटी जो है वो क्या करती है, जो सोशल इनइक्वालिटी है उसको बढ़ावा देती है। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी की वजह से सोशल इनइक्वालिटी बढ़ती है। अब जैसे डिफरेंसेस, जैसे कि रैंक ऑफ और प्रिविलेज, ठीक है, जैसे किसी को ज़्यादा प्रिविलेजेस मिल जाती है, किसी को कम प्रिविलेजेस मिल जाती है। प्रिविलेजेस मतलब कुछ फैसिलिटीज़, कुछ एडवांटेजेस। देयरफॉर टू टैकल इनइक्वालिटी इन सोसाइटी we need to go beyond providing equal opportunities and try and ensure public control over essential resources in forms of property। तो इनइक्वालिटी को टैकल करने के लिए, इनइक्वालिटी को ख़त्म करने के लिए हमें सोसाइटी में क्या करना होगा, हमें सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करनी होगी, और जो रिसोर्सेज हैं उस पर हमने देखा कि कुछ रिसोर्सेज पर प्राइवेट ओनरशिप होती है, तो उसको प्राइवेट ना रहकर वो पब्लिक कंट्रोल हो जाए, ऐसा कुछ करना होगा। एंड सच व्यूज में बी डिबेटेबल बट दे हैव रेज्ड इंपॉर्टेंट इशू विच नीड टू बी एड्रेस्ड। ऐसे व्यूज डिबेटेबल तो हो सकते हैं, लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट इशू है जिसको ओवरकम, जिसको आगे इसमें चेंजेस लाने की ज़रूरत है, ठीक है। अब डिबेटेबल कैसे हैं कि जिनके पास मान लो कुछ लोग हैं, ठीक है, वो क्या कहते हैं कि वो पब्लिक लोगों की होनी चाहिए, ठीक है। जो अब डिबेटेबल कैसे है कि कुछ लोग सोचते हैं कि जो, जैसे कि मान लो लैंड का एग्जांपल लेते हैं, तो कुछ लोग कहेंगे कि ये जो लैंड है ना वो गवर्नमेंट को देनी चाहिए, मतलब वो पब्लिक के यूज़, लोगों के यूज़ के लिए उसको यूज़ किया जाना चाहिए। लेकिन वैसे ही कुछ जो रिच पीपल होंगे वो क्या कहेंगे कि ये लैंड जो है वो प्राइवेट होनी चाहिए, क्योंकि रिच लोग तो अपने आप को और रिच करना चाहेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये जो इशू है वो बहुत डिबेटेबल है।
An opposing point of view can be found in liberal theories. Liberals uphold the principle of competition as the most efficient and fair way of distributing resources and rewards in a society. अब दो हमने पढ़ा, एक जो मार्क्सिज्म है वो आइडिया पढ़ा, अब हमारे पास जो आइडिया है वो है लिबरल। तो लिबरलिज्म में क्या है, लिबरल थ्योरीज में क्या होता है कि ये कहते हैं कि जो प्रिंसिपल ऑफ कंपटीशन है ना वो सबसे ज़्यादा एफिशिएंट एज वेल एज एक सही तरीका है जिससे रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है और रिवॉर्ड्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है सोसाइटी में। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ कंपटीशन, अगर लिबरल्स की बात आती है तो हमें क्या याद रखना है, प्रिंसिपल ऑफ कंपटीशन। They believe that while states may have to intervene and try to ensure a minimum standard of living and opportunities for all, and this cannot be itself bring equality and justice to society. अब ये बिलीव करते, ये सोचते हैं कि जो स्टेट्स हैं वो मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग यानी कि लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी तो प्रोवाइड करा सकती है और एक स्टैंडर्ड भी प्रोवाइड करा सकती है, मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग प्रोवाइड करा सकती है, लेकिन इससे इक्वालिटी नहीं आएगी, इक्वालिटी और जस्टिस सोसाइटी में पूरी तरीके से नहीं हो पाएगा। कंपटीशन जो है, लोगों के बीच में कंपटीशन होना बहुत ज़रूरी है फ्री और फेयर कंडीशंस में। कंपटीशन बिटवीन पीपल इन फ्री एंड फेयर कंडीशन इज़ द मोस्ट जस्ट एंड एफिशिएंट वे। जो कंपटीशन है लोगों के बीच में फ्री और फेयर होना बहुत ज़रूरी है, यही एक बहुत अच्छा तरीका है रिवॉर्ड्स को डिस्ट्रीब्यूट करने का सोसाइटी में। ठीक है, तो ये किसका आइडिया है, ये लिबरलिज्म का, लिबरल्स का आइडिया, लिबरल्स ये सोचते थे। फॉर देम एज लॉन्ग एज कॉम्पिटिशन इज ओपन एंड फ्री, inequalities are unlikely to become entrenched and people will get due reward for their talents and efforts। कि जितना कंपटीशन जो है वो फ्री और ओपन होगा उतनी ही इनइक्वालिटीज़ जो हैं वो ख़त्म हो सकेगी, इनइक्वालिटीज़ को हम उतना ख़त्म कर सकेंगे और लोगों को अपने टैलेंट्स और एफर्ट्स के अनुसार उनको रिवॉर्ड दिया जाएगा। फॉर लिबरल्स द प्रिंसिपल ऑफ कंपटीशन इज मोस्ट जस्ट एंड एफिशिएंट वे ऑफ सिलेक्टिंग कैंडिडेट्स फॉर जॉब्स और एडमिशन्स टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। लिबरल्स के लिए जो कंपटीशन का सिद्धांत है वो सबसे जस्ट, सबसे सही और एफिशिएंट तरीका है कैंडिडेट्स को जॉब्स के लिए सिलेक्ट करने के लिए, एडमिशन्स के लिए सिलेक्ट करने के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में। ठीक है, इन आवर कंट्री मैनी स्टूडेंट्स होप फॉर एडमिशन टू प्रोफेशनल कोर्सेज एंड एंट्री इज़ हाईली कॉम्पिटिटिव। अब क्या होता है कि कंट्री में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, स्टूडेंट्स इतने सारे हैं तो कंपटीशन भी बहुत है, आजकल तो हर फील्ड में कंपटीशन है, तो इस कंपटीशन की वजह से कुछ लोगों को एंट्री नहीं मिल पाती है, एडमिशन नहीं हो पाता है कुछ लोगों का। ठीक है, लोग क्या स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं कि उनको प्रोफेशनल कोर्सेज में एडमिशन मिल जाए। From time to time, the government and the courts have stepped in to regulate educational institutions and the entrance test to ensure that everybody gets a fair and equal chance to compete। अब गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है, अब जैसे अगर किसी को एडमिशन लेना है तो वहाँ पर एंट्रेंस टेस्ट होते हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने एंट्रेंस टेस्ट जो है वो स्टार्ट कर दिया, मतलब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में गवर्नमेंट चेंजेस करती आई है, अभी भी चेंजेस होते रहते हैं ताकि और भी ज़्यादा रिफॉर्म्स लाई जा सके। अब इससे क्या होता है, अगर एडमिशन में एंट्रेंस टेस्ट होता है तो सबको फेयर और इक्वल चांस मिलता है उनकी कैपेबिलिटी के हिसाब से। सम में स्टिल नॉट गेट एडमिशन बट इट इज़ कंसिडर्ड टू बी अ फेयर वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग लिमिटेड सीट्स। कुछ लोगों को फिर भी एडमिशन नहीं मिल पाता है, लेकिन यही एक फेयर तरीका है। Unlike socialists, liberals do not believe that political, economic and social inequalities are necessarily linked। अब socialist क्या सोचते हैं कि पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल इनइक्वालिटीज़ जो है ना वो क्या है, वो लिंक्ड है, ये सोशलिस्ट सोचते हैं। लेकिन लिबरल्स क्या सोचते हैं कि ये पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल इनइक्वालिटीज़ लिंक्ड नहीं है। They maintain that inequalities in each of these pairs should be tackled appropriately. Thus, democracy could help to provide political equality, but it might be necessary to also devise different strategies to deal with social differences and economic inequalities। अब जो
लिबरल्स हैं वो क्या सोचते हैं कि जितनी भी इनइक्वालिटी है, पॉलिटिकल इक्वालिटी है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है, तो उनको एक एक करके सबको टैकल करने की ज़रूरत है, सबको इकट्ठा लेने की ज़रूरत नहीं है। तो डेमोक्रेसी जो है वो पॉलिटिकल इक्वालिटी को ला सकती है, लेकिन ये भी ज़रूरी है कि वहाँ पर अलग अलग स्ट्रेटजीज़ भी लाई जाए सोशल डिफरेंसेस से डील करने के लिए, सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी से डील करने के लिए कुछ अलग अलग स्ट्रेटजीज लाने की भी ज़रूरत है। द प्रॉब्लम फॉर लिबरल्स इज़ नॉट इनइक्वालिटी as such but unjust and entrenched inequalities which prevent individuals from developing their capabilities। अब लिबरल्स के लिए जो प्रॉब्लम है वो इनइक्वालिटी नहीं है, लेकिन अनजस्ट और एंट्रेंच्ड इनइक्वालिटीज़ हैं जो कि ख़त्म की जानी चाहिए ताकि लोग अपनी कैपेबिलिटीज़ को डेवलप कर सकें। ओके, तो ये देखो यहाँ तक हमारा जो टॉपिक है वो ख़त्म हो गया, ये वाला जिसमें हमने मार्क्सिज्म और लिबरलिज्म पढ़ा। मार्क्स जो कार्ल मार्क्स थे उनके हमने आइडिया पढ़ा, और जो लिबरल्स थे उनका हमने आइडिया पढ़ा। लिबरल्स में हमने क्या देखा? लिबरल्स में हमने देखा कि लिबरल्स मानते हैं कि जो कंपटीशन है वो बहुत फेयर और सही तरीके से होना चाहिए, और तभी इनइक्वालिटी जो है वो ख़त्म हो की जा सकती है। जबकि जो मार्क्स थे वो क्या सोचते थे कि जो रूट कोज है इनइक्वालिटी का वो है प्राइवेट ओनरशिप। तो ये दोनों ही चीज़ें आपको ध्यान रखनी है मार्क्स के लिए, प्राइवेट ओनरशिप, एंड जो लिबरल्स थे उनके लिए कंपटीशन, प्रिंसिपल ऑफ कंपटीशन। अब हम एक बार फेमिनिज्म देख लेते हैं क्या होता है। फेमिनिज्म इज अ पॉलिटिकल डॉक्ट्राइन ऑफ इक्वल राइट्स फॉर मेन एंड वुमेन। ठीक है, फेमिनिज्म क्या है? एक ऐसा पॉलिटिकल डॉक्ट्राइन है जिसमें वुमेन और मेन को इक्वल राइट्स दिए जाते हैं। मतलब जो फेमिनिस्ट होते हैं, फेमिनिस्ट आपने कई बार नाम भी सुना होगा, तो फेमिनिस्ट कौन होते हैं? जो बिलीव करते हैं कि मेन और वुमेन क्या है, इक्वल है। ठीक है, believe that many of inequality we see in society between men and women are neither natural nor necessary and can be altered so that both men and women can lead free and equal lives। ठीक है, अब ये बिलीव करते हैं कि बहुत सारी इनइक्वालिटी जो है, ठीक है, ये जो कि हम सोसाइटी में देखते हैं मेन और वुमेन के बीच में, ये ना तो नेचुरल है ना ही ज़रूरी है, और इनको ख़त्म किया जा सकता है ताकि मेन और वुमेन जो हैं वो फ्री और इक्वल लाइफ जो है उसको जी सके। नेचुरल भी नहीं है, और नेचुरल देखो स्टार्टिंग से तो कभी थी ही नहीं इनइक्वालिटी, और ज़रूरी तो बिल्कुल भी नहीं है। अकॉर्डिंग टू फेमिनिस्ट, इनइक्वालिटी बिटवीन मेन एंड वुमेन इन सोसाइटी इज़ द रिजल्ट ऑफ पैट्रियार्की। अब हमें पता है कि हमारी जो सोसाइटी है वो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है जिसमें मेल की ज़्यादा चलती है। तो ये फेमिनिस्ट के अकॉर्डिंग जो इनइक्वालिटी है वो पैट्रियार्की की वजह से ही है, एंड दिस टर्म रेफर्स टू सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल सिस्टम दैट वैल्यूज मेन मोर देन वुमेन एंड गिव्स मेन पावर ओवर वुमेन। ये ऐसी टर्म है जिसका मतलब होता है पैट्रियार्की की डेफिनेशन है। दिस टर्म रेफर्स टू सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम जिसमें मेन को ज़्यादा वैल्यू दी जाती है वुमेन से, एंड मेन को ही ज़्यादा पावर दी जाती है। Patriarchy is based on the assumption that men and women are different by nature and this difference justifies their unequal positions in society। अब पैट्रियार्की जो है वो ये अजम्पशन पर बेस्ड है कि मेन और वेमेन जो है वो नेचर से नेचुरली डिफरेंट है। ठीक है, बाय नेचर वो डिफरेंट है, एंड यही जो डिफरेंस है वो जस्टिफाई करता है उनकी अनइक्वल पोजीशन को। इसी की वजह से, इसी अजम्पशन की वजह से क्या है, अनइक्वल पोजीशन है दोनों की सोसाइटी में। फेमिनिस्ट क्वेश्चन करते हैं इस टाइप की थिंकिंग पर, जो कि सेक्स पर बेस्ड जो है डिफरेंसेस क्रिएट करते हैं, बायोलॉजिकल डिफरेंस between men and women and gender which determines the different roles that men and women play in society। ठीक है, अब ये बताते हैं कि बायोलॉजिकल डिफरेंस है मेन और वुमेन में, जेंडर में, जो कि डिटरमाइन करता है कि इनके अलग अलग रोल्स को सोसाइटी में। ठीक है, ये थिंकिंग किसकी है? ये थिंकिंग है पेट्रियार्कल सोसाइटी की।
The biological fact that only women can become pregnant and bear children does not require that only women should look after children after they are born. अब बायोलॉजिकल फैक्ट क्या है कि वुमेन जो है वही प्रेग्नेंट होती है, वही जो है बच्चे को संभाल सकती हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये बच्चों की जो है लुक आफ्टर भी करेंगी और घर की देखभाल यही करेंगी, तो इसका मतलब ये नहीं है अकॉर्डिंग टू फेमिनिस्ट। Feminists show us that much of the inequality between men and women is produced by society, not by nature. फेमिनिस्ट ये बिलीव करते हैं, ये हमें दिखाने की कोशिश करते हैं कि इनइक्वालिटी जो है वो सोसाइटी के द्वारा क्रिएट की गई है, ना कि नेचर के द्वारा। Patriarchy produced a division of labor by which women are supposed to be responsible for private and domestic matters, while men are responsible for work in the public domain. अब पेट्रियार्कल सोसाइटी में क्या होता है, वो क्या सोचते हैं कि जो वुमेन है वो घर के काम करती है, डोमेस्टिक काम करती है, जबकि मेन जो है वो बाहर के काम करते हैं। ठीक है, तो ये स्टार्टिंग से गॉड ने तो ऐसा डिफरेंस करके नहीं भेजा था। ठीक है, ये तो सोसाइटी ने क्रिएट किया है। फेमिनिस्ट क्वेश्चन दिस रिस्ट्रिक्शन बाय पॉइंटिंग आउट दैट इनफैक्ट मोस्ट वुमेन आर आल्सो एक्टिव इन पब्लिक डोमेन। अब फेमिनिस्ट इस चीज़ पर क्वेश्चन उठाते हैं और वो ये भी देखते हैं कि ज़्यादातर वुमेन जो है वो पब्लिक डोमेन यानी कि बाहर के काम करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है। दैट इज मोस्ट वुमेन ऑल ओवर द वर्ल्ड आर एम्प्लॉयड इन सम फॉर्म ऑफ वर्क आउटसाइड द होम, बट वुमेन कंटिन्यू टू सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउस वर्क एज वेल। अब ज़्यादातर वुमेन जो है अभी भी बाहर काम करने लगी है, लेकिन फिर भी जो घर का काम है वो उनको सौंप दिया जाता है, मतलब फिर उनको दो दो काम करना पड़ता है, डबल बर्डन उनके ऊपर आ जाता है। Women are given little or no say in decisions taken in public domain. Feminists contend that this public-private distinction and all form of gender inequalities can and should be eliminated. तो ये सारी चीज़ें जो है वो ख़त्म की जाती है। तो हमने इसमें दो आइडिया पढ़े, एक तो हमने फेमिनिस्ट के बारे में पढ़ा और एक हमने पेट्रियार्की सोसाइटी के बारे में पढ़ा। तो दोनों में हमने क्या देखा है, पेट्रियार्की सोसाइटी में हमने देखा कि ये क्या करती है, डिफरेंसेस को क्रिएट करती है सोसाइटी में मेन और वुमेन के बीच में, जबकि फेमिनिज्म में क्या बताया गया है कि दोनों क्या है, इक्वल है, दोनों को इक्वल पोजीशन देनी चाहिए। और ये जो अनइक्वालिटी है वो किसके द्वारा क्रिएट की गई है, सोसाइटी के द्वारा क्रिएट की गई है, ना कि नेचर के द्वारा, नॉट बाय नेचर, ये नेचर ने क्रिएट नहीं की। अब हमें क्या देखना है कि हम इक्वालिटी को प्रमोट कैसे कर सकते हैं। तो हमने बेसिक डिफरेंसेस देख लिए, सोशलिस्ट और लिबरल्स के आइडियाज़ हमने देखे। While the relative merits of and limitations of each of these points of view are being debated the world over, we still need to consider what principles and policies might be considered necessary for pursuing equality. अब कुछ इश्यूज़ को पढ़ने के बाद हमने ये भी देखा कि बहुत डिबेटेबल आइडियाज़ भी सामने आते हैं, लेकिन उसके बाद भी हमें क्या ऐसी कुछ पॉलिसीज़ हमें देखनी चाहिए जिससे हम इक्वालिटी जो है उसको परस्यू कर सकें। स्पेशली वी नीड टू कंसिडर इफ़ द यूज़ ऑफ अफर्मेटिव एक्शन इज़ जस्टिफाइड फॉर पर्पजेज ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट इक्वालिटी। सबसे पहले हमें ये जस्टिफाई करने की ज़रूरत है कि अफर्मेटिव एक्शन के यूज़ से क्या हम इक्वालिटी जो है उसको ला सकते हैं। दिस इशू हैज़ रेज्ड अ लॉट ऑफ कंट्रोवर्सी इन रिसेंट ईयर्स एंड वी विल डिस्कस दिस इशू इन द फॉलोइंग सेक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, फॉर प्रमोटिंग इक्वालिटी वी हैव 3 स्टेप्स। ठीक है, हमारे पास जो है 3 स्टेप्स है, वैसे तो बहुत सारे स्टेप्स होते हैं लेकिन हमें 3 ही पढ़ने हैं। तो पहला स्टेप है एस्टेब्लिशिंग फॉर्मल इक्वालिटी। ठीक है, सेकेंड स्टेप है इक्वालिटी थ्रू डिफरेंशियल ट्रीटमेंट एंड थर्ड स्टेप है अफर्मेटिव एक्शन। तो सबसे पहले देखते हैं एस्टेब्लिशिंग फॉर्मल इक्वालिटी में क्या आता है। ओके, तो पहला स्टेप जो है इक्वालिटी लाने के लिए, उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जो इनइक्वालिटी है उसको ख़त्म करना होगा। अब ख़त्म भी कैसे करना, फॉर्मल तरीके से ख़त्म करना, बाय लॉ हम इस चीज़ को ख़त्म कर दें। जैसे कि अनटचेबिलिटी एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे अनटचेबिलिटी का था तो उसको आर्टिकल 17 के अंदर उसको
ख़त्म कर दिया गया, अनटचेबिलिटी को बाय लॉ उस चीज़ को ख़त्म कर दिया गया। Social, economic and political inequalities all over the world have been protected by customs and legal system. अब उस चीज़ को, जो भी इनइक्वालिटी है उसको लोग सहारा दे रहे हैं, तभी तो वो चीज़ आगे बढ़ रही है, तभी तो वो इनइक्वालिटी ही रह रही है। उस चीज़ को इक्वालिटी में तभी तो नहीं बदला गया है। क्यों? क्योंकि लोग, कस्टम्स यहाँ पर ऐसे हैं, लीगल सिस्टम, जब लीगली उस चीज़ में चेंज आएगा, जब लीगली उस इनइक्वालिटी को ख़त्म कर दिया जाएगा, तब जाके इक्वालिटी आएगी। ओके, आपको समझ आ गया होगा। सम legal system that prohibited some section of the society from enjoying certain kind of opportunities and rewards. Poor people were not granted right to vote in a large number of countries. अब क्या होता था कि जो पुअर लोग होते थे उनको राइट टू वोट नहीं दिया गया, ठीक है। बाद में इस राइट टू वोट को बाय लॉ ये कह दिया गया कि राइट टू वोट जो है वो हर एक इंसान का अधिकार है, वोटिंग करना हर एक इंसान का अधिकार है, वेदर ही इज़ पुअर, ही बिलोंग्स टू द रिच सेक्शन, ठीक है, और बैकवर्ड क्लास एनी, ठीक है, एंड ठीक है, ओके। वुमेन वर नॉट अलाउड टू टेक अप मैनी प्रोफेशंस एंड एक्टिविटीज़। वुमेन को जो है कुछ प्रोफेशंस, कुछ एक्टिविटीज़ नहीं करने दिया जाता था। क्यों? लोगों की वजह से, क्योंकि लोगों की थिंकिंग ऐसी थी, लोगों की मानसिकता ऐसी थी, इस वजह से लोगों के द्वारा ही इस चीज़ को बढ़ावा दिया जा रहा है। The caste system in India prevented people from the lower caste from doing anything except manual labor, ठीक है। अब कास्ट सिस्टम में क्या होता था, जैसे कि कास्ट सिस्टम में भी चार उसमें बांट दिया गया था। उसमें क्या था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ठीक है। और क्या कहा जाता था कि जो शूद्र हैं वो राजा नहीं बन सकते, ठीक है, ऐसी उनकी थिंकिंग थी, ऐसा माना गया था। तो इस चीज़ को जब बाय लॉ इस चीज़ को ख़त्म किया जाएगा, जब लोगों की थिंकिंग चेंज होगी, तभी हम इनइक्वालिटी को ख़त्म कर सकते हैं। इन मैनी कंट्रीज ओनली पीपल फ्रॉम सम फैमिलीज कुड ऑक्यूपाई हाई पोजीशन। कुछ ही लोग ऐसे होते थे जो कि हाई पोजीशंस को ऑप्ट कर पाते थे। अटेनमेंट ऑफ इक्वालिटी रिक्वायर्ड दैट ऑल सच रिस्ट्रिक्शंस और प्रिविलेजेस शुड बी ब्रॉट टू एन एंड। तो इक्वालिटी को लाने के लिए ये सभी रिस्ट्रिक्शंस, ये सभी प्रिविलेजेस जो हैं उस चीज़ को ख़त्म करना पड़ेगा। Since many of these systems have the sanction of law, equality required that the government and the law of the land should stop protecting the systems of inequality. ये ज़रूरी हो जाता है कि जो गवर्नमेंट है वो कुछ ऐसे स्टेप्स ले कि वो इनइक्वालिटी को ख़त्म कर दे, ठीक है। इनइक्वालिटी के जो सिस्टम्स है उसको प्रोटेक्ट ना करे, उस चीज़ को बिल्कुल ख़त्म कर दे। दिस इज़ व्हाट आवर कॉन्स्टिट्यूशन डज। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यही तो करता है, ठीक है। अनटचेबिलिटी जो थी उसने कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ लिख दी गई थी आर्टिकल 17 में कि ये अनटचेबिलिटी जो है उसको ख़त्म किया जा रहा है, एबोलिश कर दिया गया था। और भी बहुत सारी चीज़ की गई थी। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। तो कॉन्स्टिट्यूशन में बाकायदा ये सारी चीज़ें लिखी हैं कि किसी भी बेसिस पर, किसी भी ग्राउंड पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। आर कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो एबोलिशेज द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस को भी एबोलिश कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन में। और ज़्यादातर कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या होता है, उन्होंने फॉर्मली एक्सेप्ट किया है, बाय लॉ उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है, प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी को एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है। और सभी सिटीजन्स को इक्वल ट्रीटमेंट देना, ये सारी चीज़ें भी उन्होंने एक्सेप्ट कर ली है। अब जो हमारा सेकेंड स्टेप आता है, सेकेंड स्टेप क्या है, इक्वालिटी थ्रू डिफरेंट ट्रीटमेंट। मतलब लोगों को अलग अलग ट्रीटमेंट देकर इक्वालिटी प्रमोट की जाए, ठीक है। देखो सभी लोग अलग अलग होते हैं, कुछ में फिजिकल डिसेबिलिटीज़ भी होती है। तो जो लोग जो लोग जैसे रिच है, तो जो लोग उनसे नीचे आते हैं, या फिर और कोई एग्जांपल देखते हैं। देखो जैसे कि मान लो एक पर्सन है, ठीक है, और उनमें कोई फिजिकल डिसेबिलिटी है, वो चल नहीं सकते हैं, तो उनको भी बराबर लाना होगा। अभी वो अनइक्वल हैं, लेकिन हमें उनको कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट देकर हमें उनको अलग ट्रीटमेंट देना होगा ताकि वो इक्वल पहुंच सके, ठीक है। सब अलग अलग पोजीशन पे हैं, तो जो नीचे है उसको भी इक्वल लाना होगा।
formal equality or equality before the law is necessary but not sufficient to realize the principle of equality. फॉर्मल इक्वालिटी तो ठीक है भाई, इक्वालिटी को फॉर्मली एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन ये नेसेसरी तो है बट सफिशिएंट नहीं है, ठीक है, क्योंकि और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं जिनको देखना समझना ज़रूरी होता है। कभी कभी ये ज़रूरी हो जाता है कि लोगों को अलग तरीके से ट्रीट किया जाए ताकि इक्वल राइट्स प्रमोट किए जा सके, लोग इक्वल राइट्स एंजॉय कर सकें। कुछ डिफरेंसेस जो होते हैं लोगों में वो जो है वो करने पड़ते हैं ताकि इक्वालिटी हो सके, ठीक है। फॉर इंस्टेंस डिसेबल्ड पीपल में जस्टिफिएबली डिमांड स्पेशल रैम्प्स इन पब्लिक प्लेसेस। अब कुछ डिसेबल पर्सन है, कोई चल नहीं सकता है मान लो, ठीक है, तो क्या होगा कि उनके लिए अलग से रैम्प्स बनवाने पड़ेंगे, ठीक, ताकि वो चल सके वहाँ पर रैम्प से। तो ये तो हम ये नहीं कह सकते कि उनके लिए स्पेशल प्रिविलेज दी गई है, उनको और दूसरे लोगों के साथ लाने के लिए, इक्वल लाने के लिए ये चीज़ अपनाई गई है। ओके, आगे देखिए, और वुमेन वर्किंग इन कॉल सेंटर्स एट नाइट मे नीड स्पेशल प्रोटेक्शन ड्यूरिंग जर्नी टू एंड फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। और जो वुमेन हैं वो रात को अगर बाहर काम करती हैं तो उनको स्पेशल प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। हर कोई अलग अलग होता है तो उनको जो है स्पेशल प्रोटेक्शन की ज़रूरत है ताकि उनका जो राइट टू वर्क है वो प्रोटेक्ट की हो जा सके। दे शुड नॉट बी सीन एज इन्फ्रिंजमेंट्स ऑफ इक्वालिटी बट एज एनहेंसमेंट ऑफ इक्वालिटी। हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर कोई भेदभाव किया जा रहा है, यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि इसमें इक्वालिटी को ही एनहेंस किया जा रहा है, इक्वालिटी को ही बढ़ाया जा रहा है। अब यहाँ पर एक कार्टून दिया गया है, इस कार्टून की मदद से शायद आपको समझ आ जाए। टू एंश्योर अ फेयर सिलेक्शन यू ऑल गेट द सेम टेस्ट यू मस्ट ऑल क्लाइंब द ट्री। अब ये क्या कहते हैं कि आप सबको क्या करना है भाई, इस पेड़ पर चढ़ना है। अब कुछ तो चढ़ पाएंगे, ठीक है, कुछ नहीं चढ़ पाएंगे। अब अगर हम देखें ये छोटी सी प्यारी सी जो फिश है, क्या ये चढ़ पाएगी पेड़ पर? नहीं चढ़ पाएगी। कैसे चढ़ेगी? ये तो चढ़ जाएगा, चिड़िया भी चढ़ जाएगी, ठीक है, ये भी वैसे अच्छे से नहीं चढ़ पाएगा। और भी देखो ये कितने सारे हैं, हाथी तो बिल्कुल ही नहीं चढ़ पाएगा, शायद हाथी चढ़ने की कोशिश करेगा तो पेड़ ही टूट जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब इसमें कहने का मतलब क्या है, इस कार्टून से बताने का मतलब है कि अगर यहाँ पर सारे सेम होती, अगर हम कहें सारी यहाँ पर क्या होती, चिड़िया होती, सब सारी चिड़िया होती, तो उनके लिए अगर ये सारी, अगर उनको कहा जाए कि आपको पेड़ पर चढ़ना है तो ये तो फेयर होता। लेकिन ये सारे अलग अलग हैं, ठीक है, कोई कैसा है, कोई कैसा है, कोई अलग जानवर है। तो इस टाइप से जो है ये इक्वालिटी नहीं है, ये इनइक्वालिटी है। वैसे ही अगर देखो, अगर लाइन में बहुत सारे लोग खड़े हैं, ठीक है, ये बहुत सारे लोग खड़े हैं, यहाँ पर एक डिसेबल्ड पर्सन भी है। अब यहाँ से कुछ लेना है, कोई सामान लेना है, तो वो डिसेबल पर्सन को एक स्पेशल ज़रूरत चाहिए होती है, मतलब उसके लिए उनके लिए अलग से लाइन होनी चाहिए यहाँ पर, जो जो ताकि जो फिज़िकल डिसेबिलिटी वाले लोग हैं वो खड़े हो सकें, ठीक है। आई होप समझ आ गया होगा। What kinds of differences hinder access to equal opportunities and what kind of policies may be pursued to overcome those hindrances are questions that are being discussed in almost all societies today. ठीक है, अभी कुछ क्वेश्चन है किस टाइप की पॉलिसी हमें अपनानी चाहिए ताकि इक्वालिटी लाई जा सके। ये जो हिंड्रेंसेस हैं, ये जो रुकावटें हैं, ये जो इनइक्वालिटीज़ हैं, इन चीज़ों को ख़त्म किया जा सके। कुछ क्वेश्चंस अभी भी हैं, बहुत डिबेटेबल क्वेश्चंस हैं। कुछ कंट्रीज़ ने कुछ पॉलिसीज़ यूज़ की है एफर्मेटिव एक्शन की, मतलब पॉजिटिव एक्शन उन्होंने उठाया ताकि इक्वालिटी को एनहेंस किया जाए, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी को एनहेंस किया जाए। हमारी कंट्री में वी हैव रिलाइड ऑन पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन, तो हमने रिजर्वेशन की पॉलिसी हमारी कंट्री में दे रखी है, बहुत पहले से दे रखी है, ठीक है। ये जो रिजर्वेशन वाला पार्ट है इसको हम नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इस चीज़ से आपको क्लियर हो जाएगा। देखो रिजर्वेशन के बारे में कुछ लोग क्या कहते हैं, आपने भी सुना होगा कि कुछ लोग तो कहते हैं कि रिजर्वेशन तो होनी ही नहीं चाहिए, ठीक है, रिजर्वेशन से क्या हो रहा है, इनइक्वालिटी हो रही है। लेकिन कुछ लोग वहीं पर क्या कहते हैं, भाई रिजर्वेशन तो बहुत सही है, रिजर्वेशन किया ताकि जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लासेस हैं, इनको थोड़ी सी एक टाइप से स्पेशल प्रोटेक्शन मिली उनकी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी में, ठीक है।
अब अफर्मेटिव एक्शन का मतलब मैंने आपको बताया कुछ पॉजिटिव स्टेप्स लेना। इसमें हम पूरा रिजर्वेशन के बारे में पढ़ेंगे कि रिजर्वेशन होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। देखो वो तो सबका अपना अपना ओपिनियन होता है, रिजर्वेशन होनी है कि नहीं होनी है। इस टॉपिक को पढ़ने के बाद शायद आप थोड़ा सा रिलेट कर पाओ। अब देखो, अफर्मेटिव एक्शन इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट इट इज़ नॉट सफिशिएंट टू एस्टेब्लिश फॉर्मल इक्वालिटी बाय लॉ। अफर्मेटिव एक्शन इस आइडिया पर बेस्ड है कि फॉर्मल, अभी हमने पहले भी हमने देखा कि सिर्फ फॉर्मली इक्वालिटी को प्रमोट करना सफिशिएंट नहीं है, ज़रूरी है बट सफिशिएंट नहीं है। ठीक है, when we wish to eliminate inequalities that are deeply rooted, it is necessary to take some positive measures to minimize and eliminate entrenched forms of social inequalities। जब हमें inequalities को ख़त्म करना है जो बहुत पहले से डीपली रूटेड का मतलब है जो बहुत पहले के टाइम से ऐसी inequality चली जा रही है और उस चीज़ को ख़त्म करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, तो ये ज़रूरी हो जाता है कि हम कुछ पॉजिटिव मेजर्स लें ताकि उस इनइक्वालिटी को, सोशल इनइक्वालिटी को ख़त्म किया जा सके। ज़्यादातर पॉलिसीज़ जो हैं अफर्मेटिव एक्शन की वो डिज़ाइन की गई है, वो बनाई गई है, ठीक है, ताकि जो इनइक्वालिटीज़ हैं, जो पहले से पास्ट इनइक्वालिटीज़ है, उस चीज़ को ख़त्म किया जाए। देखो देश तो आज़ाद हो गया लेकिन अभी भी लोगों की थिंकिंग जो है वो, कुछ लोगों की थिंकिंग जो है वो वैसी ही है। लोग मानसिकता से आज़ाद नहीं हुए हैं, तो कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने की ज़रूरत है ताकि इक्वालिटी को प्रमोट किया जा सके, इक्वालिटी बनी रही। ठीक है, अब आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। जैसे कि मान लो एक स्टूडेंट है और इस स्टूडेंट के पास पूरी फैसिलिटी है, इसको हर एक चीज़ की फैसिलिटी मिली गई है। ठीक है, फैसिलिटी, तो इसको हर एक चीज़ की फैसिलिटी मिली है, चाहे वो ट्यूशन की फैसिलिटी हो, चाहे वो इसके मान लो पढ़ने के लिए रजिस्टर वगैरह चाहिए होते, पेन वगैरह चाहिए होते, किसी भी चीज़ की फैसिलिटी है, सारी चीज़ की फैसिलिटी जो है इस स्टूडेंट के पास है। लेकिन वहीं पर एक दूसरा स्टूडेंट है, इसके पास कोई भी फैसिलिटी नहीं है, इसको ना कोचिंग है ना बुक्स हैं, कुछ भी नहीं है। तो अब आपको क्या लगता है कि मान लो एक एंट्रेंस टेस्ट देना है, तो आपको क्या लगता है ये स्टूडेंट अच्छे से दे पाएगा। ठीक है, तो इसके पास तो भाई फैसिलिटी नहीं थी, इस स्टूडेंट के पास तो फैसिलिटी नहीं थी, इस स्टूडेंट के पास फैसिलिटी थी, तो यहाँ पर एक तरह से इनइक्वालिटी बन गई। ठीक है, एंट्रेंस टेस्ट को तो यही फिर पास कर पाएगा। अब देखो क्या होता है कि इसीलिए रिजर्वेशन बनाई गई है कि मान लो ऐसा कह दिया जाए कि आप 100 नंबर का अगर टेस्ट है और उस 100 नंबर के टेस्ट में से ये तो 80 नंबर पे पास हुए और वही इसको थोड़े से 10 नंबर कम करके 70 नंबर पे इसको पास माना जाए। इसके लिए 80 नंबर पे पास हो, इसके लिए 70 नंबर पे पास हो, तो ये हम कह सकते हैं फिर ये थोड़ा सा जस्ट हो जाएगा, तब थोड़ी इक्वालिटी प्रमोट हो जाएगी। मतलब जैसे कि कुछ लोग जो हैं वो नीचे हैं, तो इन लोगों को, कुछ लोग जो है वो नीचे हैं और कुछ लोग जो है वो ऊपर हैं, तो इन लोगों को इनके बराबर लाने के लिए कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। Affirmative action can however take many forms, from preferential spending on facilities for disadvantaged communities such as scholarships and hostels to special considerations for admissions to educational institutions and jobs। तो अफर्मेटिव एक्शंस जो है वो बहुत सारी फॉर्म्स ले सकता है। इसमें जो है डिसएडवांटेज्ड जो कम्युनिटीज़ हैं उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है, जैसे कि स्कॉलरशिप, हॉस्टल्स, ताकि जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी क्वालिटी बनी रहे और सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। इन आवर कंट्री we have adopted a policy of quotas or reserved seats in education and jobs to provide equality of opportunity to deprived groups, and this has been subject of considerable debate and disagreement। हमारी कंट्री में हमने बहुत सारी पॉलिसीज़ को अपनाया है, रिज़र्व सीट्स की पॉलिसी को अपनाया है एजुकेशन में, और हमने जो है जॉब्स भी प्रोवाइड किए ताकि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी जो है वो बनी रहे। तो ये जो है डिबेट और डिसएग्रीमेंट, कुछ लोग इससे डिसएग्री भी होते कि रिज़र्व सीट नहीं होनी चाहिए, वही कुछ लोग इसके फेवर में भी होते कि रिज़र्व सीट्स होनी चाहिए। तो ये एक डिबेटेबल इशू है। The policy has been defended on the ground that certain groups have been victim of social prejudice and discrimination in the form of exclusion and segregation। So कुछ पॉलिसीज़ जो है वो बनाने की ज़रूरत है
ताकि ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो कुछ कम्युनिटीज़ के ख़िलाफ़ जो डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, जो सोशल प्रेजुडिस है, प्रेजुडिस मतलब एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है, जैसे कि अगर हम कहते हैं कि पिंक, तो आप क्या सोचते हो कि लड़की, ठीक है, मतलब ऐसा हमने एक डिस्क्रिमिनेशन, कलर डिस्क्रिमिनेशन बना दिया गया है, या फिर और भी तरीके से डिस्क्रिमिनेशन जो है वो किया जाता है। तो इसके खिलाफ़ एक स्ट्रॉन्ग पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है ताकि ये चीज़ें जो है वो ख़त्म की जा सके। दिस कम्युनिटी हु हैव सफ़र्ड इन दी पास्ट, ये ऐसी कम्युनिटीज़ हैं जिन्होंने पास्ट में भी सफ़र किया है और आज उनको जो है कुछ अपॉर्चुनिटीज़ लेने से मना कर दिया जाता है, ठीक है। और ये जो लोग हैं, अब इनको कुछ टाइम चाहिए, एकदम से ये इक्वल नहीं हो सकते हैं, ठीक है, इनको compete करने के लिए टाइम लगेगा। Therefore, in the interest of creating an egalitarian society and just society, they need to be given special protection and help. तो एक egalitarian और just society बनाने के लिए, egalitarian मतलब कुछ सब समान रहे, एक ऐसी सोसाइटी बनाने के लिए स्पेशल प्रोटेक्शन और हेल्प देने की ज़रूरत है कुछ लोगों को। Special assistance in the form of affirmative action is expected to be a temporary or time bound measure. तो एक जो अफर्मेटिव एक्शन है, ठीक है, वो एक टाइम बाउंड मेजर है। टाइम बाउंड मेजर मतलब इस चीज़ को लागू होने में टाइम लगेगा, इस चीज़ को ख़त्म होने में टाइम लगेगा। The assumption is that special consideration will enable these communities to overcome the existing disadvantages and then compete with others on equal terms. अब एक स्पेशल कंसिडरेशन देने के बाद क्या होगा कि जो कम्युनिटीज़ हैं वो जो डिसएडवांटेजेस उनको अभी ओवरकम करनी पड़ रही है, तो वो डिसएडवांटेजेस ख़त्म हो जाएंगी एंड वो दूसरे लोगों के साथ भी compete कर पाएंगे इक्वल टर्म्स में। ऑल्दो पॉलिसीज़ ऑफ अफर्मेटिव एक्शन, जो अफर्मेटिव एक्शन, जो पॉजिटिव एक्शन की जो पॉलिसीज़ हैं, तो वो सपोर्ट की जा रही है एक सोसाइटी को इक्वल बनाने के लिए, मतलब सोसाइटी को इक्वल बनाने में जो अफर्मेटिव एक्शन की जो पॉलिसीज़ है वो हेल्प करती है। मैनी थ्योरिस्ट आर्ग्यू अगेंस्ट देम। द क्वेश्चन वेदर ट्रीटिंग पीपल डिफरेंटली कैन एवर लेड टू ग्रेटर इक्वालिटी। अब यहाँ पर भी एक डिबेटेबल क्वेश्चन आ जाता है कि कुछ थ्योरिस्ट मानते हैं, वो कहते हैं, क्वेश्चन करते हैं, क्या सच में अगर हम लोगों को अलग अलग तरीके से ट्रीट करेंगे तो क्या सच में इक्वालिटी आएगी, ठीक है। जैसे कुछ लोग रिजर्वेशन के भी खिलाफ होते हैं। Critics of positive discrimination, particularly policies of reservation, thus invoke the principle of equality to argue against such policies. अब कुछ लोग क्या होते हैं, रिजर्वेशन की जो पॉलिसी बनाई गई है उसके खिलाफ बोलते हैं। प्रिंसिपल, वो कहते हैं कि जो इक्वालिटी की प्रिंसिपल है, इक्वालिटी रिजर्वेशन से नहीं बनेगी, वो इन चीज़ों पर आर्ग्यू करते हैं। दे contend that any provision of reservation or quotas for deprived in admissions for higher education or jobs is unfair as it arbitrarily denies other section of the society their right to equal treatment. वो लोग क्या कहते हैं कि रिजर्वेशन के लिए कोई भी प्रोविज़न देना या फिर जो डिप्राइव्ड लोग हैं उनको हायर एजुकेशन, हायर जॉब के लिए हम एडवांटेज दे रहे हैं, तो वो अनफेयर है, ये बाकी सेक्शन को ऊपर आने से रोकती है, ठीक है। इक्वल ट्रीटमेंट नहीं, ऐसे इक्वल ट्रीटमेंट नहीं होता, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। They maintain that reservation are a form of reverse discrimination and they continue with the practices that the principle of equality questions and rejects, ठीक है। अब देखो इस लाइन का मतलब क्या है, जैसे कि मान लो यहाँ पर एक पर्सन है, ये रिच है, ठीक है, तो ये तो पहले से ही ऊपर था। अब रिजर्वेशन हमने किन लोगों को दी, जो लोग यहाँ पर थे उन लोगों को हमने रिजर्वेशन दी, और रिजर्वेशन देने के बाद ये इनके बराबर तो पहुँच गए। और अगर हम रिजर्वेशन नहीं देंगे तो बाकी जो लोग नीचे हैं, ठीक है, जो लोग इनसे भी नीचे हैं, तो वो तो ऊपर नहीं आ पाएंगे अगर हमने रिजर्वेशन नहीं दी तो। और अगर रिजर्वेशन दे दी तो ये वाले जो लोग हैं वो और भी ज़्यादा ऊपर पहुंच जाएंगे। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये रिजर्वेशन एक तरीके से अनफेयर भी है और फेयर भी है। तो ये एक डिबेटेबल क्वेश्चन हो जाता है। इक्वालिटी रिक्वायर्स दैट ऑल पर्सन्स be treated alike
And when we make distinction between individuals on the basis of their caste or color, we are likely to reinforce caste and racial prejudices. ठीक है, इसमें क्या कहा गया है कि जो इक्वालिटी है, तो इक्वालिटी में सभी पर्सन्स को एक तरीके से ट्रीट किया जाना चाहिए, लेकिन अगर हम डिस्टिंक्शंस बना देंगे लोगों के बीच में उनके कास्ट या फिर कलर से रिलेटेड, तो हम क्या कर रहे हैं, कास्ट और रेशियल प्रीजुडिस को सपोर्ट कर रहे हैं. फॉर दिस थ्योरिस्ट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू डू अवे विद सोशल डिस्टिंक्शंस दैट डिवाइड आवर सोसाइटी. तो इनके लिए क्या है कि कुछ एक इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि जो सोशल डिफरेंसेस हैं उन चीज़ों को सोसाइटी में से ख़त्म कर दे जो कि सोसाइटी को डिवाइड करते हैं. इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस डिबेट इट इज़ रिलेवेंट टू ड्रॉ अ डिस्टिंक्शन बिटवीन इक्वालिटी एज गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड इक्वल राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स. अब ये डिबेट का एक क्वेश्चन है, तो ये इट इज़ रिलेवेंट टू ड्रॉ अ डिस्टिंक्शन बिटवीन इक्वालिटी. अब हम डिस्टिंक्शन को ड्रॉ कर सकते हैं, ये रिलेवेंट है. ठीक है, इक्वालिटी के बीच में हम डिफरेंसेस ला सकते हैं क्योंकि ये स्टेट पॉलिसी और लोगों के लिए इक्वल राइट्स का एक प्रिंसिपल है. इंडिविजुअल्स हैव राइट टू इक्वल कंसिडरेशन फॉर एडमिशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयमेंट. जो लोग हैं तो उनके पास राइट है एडमिशन लेने के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, इक्वल राइट है सभी के लिए. पब्लिक सेक्टर में, एम्प्लॉयमेंट के सेक्टर में सभी को इक्वल राइट है, लेकिन कंपटीशन जो है वो फेयर होना चाहिए. समटाइम्स व्हेन कंपीटिंग फॉर लिमिटेड सीट्स और जॉब्स फ्रॉम पीपल फ्रॉम डिप्राइव्ड स्ट्राटा में बी एट अ डिसएडवांटेज. कभी कभी क्या होता है, जब जो लिमिटेड सीट्स हैं वो बची होती है, जॉब्स के लिए लिमिटेड सीट्स होती हैं, तो इनमें compete करने पर क्या होता है, जो लोग हैं जो डिप्राइव्ड उससे कास्ट से बिलोंग करते हैं, तो उनके लिए एक डिसएडवांटेज हो सकती है. The needs and circumstances of a first generation learner whose parents and ancestors were illiterate are very different from those who are born into educated families. अब जो स्टूडेंट जो है एजुकेटेड फैमिली में बोर्न हुआ है और जो इलिटरेट फैमिली में बोर्न हुआ है, तो दोनों की सर्कमस्टांसेस अलग हैं. ठीक है, और दोनों के लिए अगर हम इक्वल ट्रीटमेंट करेंगे तो वो भी सही नहीं है, क्योंकि इनको तो पहले से फैसिलिटी मिली थी, कुछ लोगों को तो पहले से ही फैसिलिटी मिली है, लेकिन कुछ लोगों को फैसिलिटी नहीं मिली, तो इसलिए रिजर्वेशन देना भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है. Members of excluded groups, whether they are Dalits, women or any other category, deserve and needs some special help. कुछ मेंबर्स जो होते हैं, कुछ ग्रुप्स के मेंबर जो होते हैं, जैसे कि दलित्स, वुमेन और कोई दूसरी कैटेगरी के जो लोग होते हैं जिनको इस टाइप की फैसिलिटी नहीं मिली होती, उनको एडवांटेजेस नहीं मिली होती, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली होती, तो उनको कुछ स्पेशल हेल्प की ज़रूरत होती है. इसको स्पेशल हेल्प देने के लिए स्टेट को जो है सोशल पॉलिसीज़ लानी होगी, ताकि लोगों में इक्वालिटी बनाई जा सके और उनको फेयर चांस मिले दूसरों के साथ compete करने के लिए. The fact is that in the spheres of education and healthcare, India has done far less for its deprived population and what is their due. अब फैक्ट क्या है कि एजुकेशन के स्पेयर में और हेल्थ केयर के स्पेयर में इंडिया ने डिप्राइव्ड पॉपुलेशन के लिए, जो पॉपुलेशन जो बैकवर्ड है, तो उन लोगों के लिए बहुत कम किया है और इसके लिए बहुत सारी पॉलिसीज़ लाने की ज़रूरत है. इनइक्वालिटीज़ इन स्कूल एजुकेशन आर ग्लेयरिंग. स्कूल में भी इनइक्वालिटीज़ होती हैं. एक तो गवर्नमेंट स्कूल होता है, कुछ स्कूल्स में टीचर्स भी बहुत कम अवेलेबल होते हैं, ठीक है, और उनमें फैसिलिटीज़ भी नहीं होती है. मैनी पुअर चिल्ड्रन इन रूरल एरियाज़ और अर्बन स्लम्स हैव अ लिटिल चांस ऑफ अटेंडिंग स्कूल. और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनको स्कूल अटेंड करने का ही चांस नहीं मिलता है. इफ़ दे डू गेट अ चांस, अगर उनको चांस मिल भी जाता है, तो स्कूल्स have little to offer that would be comparable to the facilities available in elite school. अब जो अच्छे स्कूल्स होते हैं जिनमें अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन होती है, तो वहाँ पर एक तो एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा होती हैं और उनके कंपैरेटिवली जो बाकी के स्कूल्स हैं जो उनको दूसरे लोगों को, जो डिप्राइव लोग हैं, उनको एजुकेशन प्रोवाइड करवा भी रहे हैं, तो
वो जो स्कूल्स है वो उनसे compete नहीं कर सकते हैं. The inequalities with which children enter school tend to continue to hamper their chances to improve their qualification or get good jobs. These students face hurdles in gaining admission to allied professional courses because they lack means to pay for special coaching. अब कोई किसी जगह पर एडमिशन भी लेना है, प्रोफेशनल कोर्स में एडमिशन लेना है, तो वो स्टूडेंट्स जो है वहाँ पर भी क्या हो जाती है, इनइक्वालिटी हो जाती है, क्योंकि उन स्टूडेंट्स के पास पैसे नहीं होते हैं कोचिंग पर जाने के लिए. वहीं अगर किसी दूसरे स्टूडेंट को वहाँ पर एडमिशन लेना है और उसके पास कोचिंग के लिए उसने पूरे पैसे भी भरे हैं, तो यहाँ पर भी इनइक्वालिटी देखने को मिलती है. द फीस फॉर प्रोफेशनल कोर्सेज ऑल्सो मे बी प्रोहिबिटिवली हाई. और जो प्रोफेशनल कोर्सेज की जो फीस होती है वो बहुत ज़्यादा होती है. कॉन्सिक्वेंटली दे कैन नॉट कम्पीट ऑन इक्वल टर्म्स विद द मोर प्रिविलेज्ड सेक्शंस. और वो कम्पीट नहीं कर सकते हैं इक्वल टर्म्स में. सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ को देखते हुए इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ को लाना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है. मोस्ट थ्योरिस्ट्स टुडे रिकॉग्नाइज दिस. What they contest is not the goal of equal opportunity but the policies that the state should pursue to achieve that goal. इसका मतलब क्या है कि जिस चीज़ के लिए वो कॉन्टेस्ट करते हैं वो इक्वल अपॉर्चुनिटी का गोल नहीं होता, लेकिन जो पॉलिसीज़ होती है, मतलब जो हमारा गोल है यानी कि जो इक्वल अपॉर्चुनिटी है उसको अचीव करने के लिए जो पॉलिसीज़ होती हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं. अब पॉलिसीज़ जैसे कि क्या स्टेट जो है उसको सीट्स रिज़र्व करनी चाहिए डिप्राइव्ड कम्युनिटीज़ के लिए, या फिर उनको कुछ स्पेशल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए जो टैलेंटेड और स्किल्ड लोगों को हेल्प कर सकते हैं अपने आप को डेवलप करने के लिए. हाउ शुड वी डिफ़ाइन हु इज़ डिप्राइव्ड. हम कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं कि कोई पीपल जो है वो डिप्राइव्ड है, मतलब उनको जो है किसी भी टाइप की फैसिलिटी नहीं मिल रही है, बेसिक फैसिलिटीज़ भी नहीं मिल रही है. शुड वी यूज़ एन इकोनॉमिक क्राइटेरियन टू आइडेंटिफाई द डिप्राइव्ड. क्या हमें कुछ इकोनॉमिक क्राइटेरियन को यूज़ करना चाहिए ताकि हम डिप्राइव्ड लोगों को आइडेंटिफाई कर सकें, या फिर हमें सोशल इनइक्वालिटीज़ को यूज़ करना चाहिए जो कास्ट सिस्टम से ही अराइज हुए हैं, जो कास्ट सिस्टम से अराइज हुए. क्या हमें उन सोशल इनइक्वालिटीज़ को यूज़ करके जो डिप्राइव्ड ग्रुप्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना चाहिए. ये कुछ एस्पेक्ट्स है सोशल पॉलिसीज़ के जो जिनके ऊपर आज डिबेट होती है. अल्टीमेटली द पॉलिसीज़ दैट वी चूज़ वुड हैव टू बी जस्टिफाइड in terms of their success in making the society more egalitarian and fair to all. और जो पॉलिसीज़ है जो हम चूज़ करते हैं वो सही पॉलिसी होनी चाहिए. जो भी हम पॉलिसीज़ चूज़ करते हैं वो अगर फेयर होंगी, सही होंगी, जस्टिफाइड होंगी, तभी जो है हम सोसाइटी को में जो लोग हैं उनको इक्वल बना पाएंगे और सभी लोग जो हैं वो फेयर होंगे. While reflecting on the issue of equality, a distinction must also be made between the treating everyone in an identical manner and treating everyone as equals. अब इक्वालिटी की बात करते हुए इक्वालिटी का जो इशू है उसके साथ ही हमें एक चीज़ का और ध्यान रखना पड़ता है कि एक डिस्टिंक्शन बना दिया जाता है, एक डिफरेंस बना दिया जाता है. किस चीज़ में? ट्रीटिंग एवरीवन इन एन आइडेंटिकल मैनर, कि सबको इक्वल मैनर में ट्रीट करने में, एंड ट्रीटिंग एवरीवन एज इक्वल्स. एक तो सबको सेम तरीके से ट्रीट किया जाए, एक सभी को इक्वल तरीके से ट्रीट किया जाए. ये दोनों ही चीज़ें सेम ही हैं. द लेटर में ऑन ओकेजन्स नीड डिफरेंट ट्रीटमेंट बट इन ऑल सच केसेस द प्राइमरी कंसिडरेशन इज टू प्रमोट इक्वालिटी. अगर इक्वालिटी लानी है तो लोगों को डिफरेंट ट्रीटमेंट की भी ज़रूरत होती है. लोगों को अलग अलग तरीके से भी ट्रीट किया जाना चाहिए. कुछ लोगों को स्पेशल कंसिडरेशन की भी ज़रूरत होती है. क्यों? क्योंकि हमें डिफरेंट ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि ये प्राइमरी कंसिडरेशन है इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए. ठीक है. डिफरेंट और स्पेशल ट्रीटमेंट में बी कंसिडर्ड टू रियलाइज द गोल ऑफ इक्वालिटी बट इट रिक्वायर्स जस्टिफिकेशन एंड केयरफुल रिफ्लेक्शन. कि अलग ट्रीट करना, लोगों को स्पेशल ट्रीटमेंट देना, उससे इक्वालिटी को तो अचीव कर सकते हैं लेकिन उसमें जस्टिफिकेशन भी होना चाहिए. मतलब सही तरीके से हम लोगों को डिफरेंट और स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे हैं. सिंस डिफरेंट ट्रीटमेंट फॉर डिफरेंट कम्युनिटीज वॉज पार्ट एंड पार्सल ऑफ कास्ट सिस्टम एंड प्रैक्टिसेस लाइक apartheid, liberals are usually very
वरी ऑफ डेविएशंस फ्रॉम द नॉर्म ऑफ आइडेंटिकल ट्रीटमेंट। अब अलग अलग जो ट्रीटमेंट होते हैं, लोगों को अलग अलग हम स्पेशल कंसिडरेशंस देते हैं, कुछ लोगों को स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लिए, तो ये कास्ट सिस्टम का पार्ट है। और लिबरल्स जो है तो वो सावधान रहते हैं इस बारे में कि जो आइडेंटिकल यानी कि अगर हम इक्वल ट्रीटमेंट करते हैं तो उससे कुछ डेविएशंस मतलब उसका सही असर भी पड़ सकता है और गलत असर भी पड़ सकता है, तो इससे लिबरल जो है वो बहुत सावधान रहते हैं। Many of these issues relating to the pursuit of equality have been raised by women's movement। अब जो है वुमेन ने भी बहुत सारी मूवमेंट्स की हैं जिस वजह से इक्वालिटी आई है। 19th सेंचुरी में वुमेन स्ट्रगल फॉर इक्वल राइट्स, वुमेन ने इक्वल राइट्स के लिए स्ट्रगल किया, उन्होंने डिमांड किया राइट टू वोट, राइट टू रिसीव डिग्रीज इन कॉलेज, उनको एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन उन्होंने मांगा, एंड यूनिवर्सिटी एंड राइट टू वर्क, और काम करने का राइट भी उन्होंने मांगा। दैट इज़ द सेम राइट्स एज द मैन इन देयर सोसाइटी। तो वो इक्वल ट्रीटमेंट चाहती थी, ठीक है, वो चाहते थे कि उन्हें भी सभी लोगों के समान अधिकार मिले, तो इसलिए उन्होंने बहुत सारी मूवमेंट्स भी की। एज दे एंटर द जॉब मार्केट दे रियलाइज वुमेन रिक्वायर्ड स्पेशल फैसिलिटीज़ इन ऑर्डर टू एक्सरसाइज दीज राइट्स। अब इन राइट्स को एक्सरसाइज करने के लिए, इन राइट्स को यूज़ करने के लिए कुछ स्पेशल फैसिलिटीज़ की भी ज़रूरत होती है जो हमें वुमेन को देनी होगी कुछ पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग। They required some provision for maternity leave and crashes in the workplace। तो उन्हें छुट्टियाँ वगैरह भी चाहिए होती है, उन्हें कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट देने की ज़रूरत होती है। विदाउट स्पेशल कंसिडरेशन ऑफ दिस काइंड दे कुड नॉट सीरियसली compete for jobs और enjoy a successful professional and personal life। और बिना स्पेशल कंसिडरेशन के वो compete ही नहीं कर पाएंगी, जो भी जॉब्स होती है उनमें compete ही नहीं कर पाएंगी, और सक्सेसफुली जो प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ है उनको एंजॉय नहीं कर पाएंगी। दे नीडेड इन अदर वर्ड सम टाइम टू बी ट्रीटेड डिफरेंटली इफ दे आर टू एंजॉय सेम राइट्स एज मैन। अगर वमेन को मेन के जो इक्वल अगर राइट्स एंजॉय करने हैं तो उन्हें कुछ अलग तरीके से ट्रीट करना पड़ेगा, यानी कि स्पेशल कंसिडरेशन, स्पेशल ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। एज वी डिलिब्रेट ऑन दीज इशूज़ of equality and examine whether different treatment is warranted in a particular case, we need continuously to ask whether different treatment is essential to ensure that set of people can enjoy the same rights as the rest of the society। तो अब यहाँ पर बहुत सारा डिस्कशन होता है कि डिफरेंट ट्रीटमेंट जो है, लोगों को डिफरेंट ट्रीटमेंट देना क्या वो सही है, क्या वो गलत है, ठीक है। इट कॉन्टीन्यूसली टू आस्क आवरसेल्फ वेदर डिफरेंट ट्रीटमेंट इज़ एसेंशियल, क्या डिफरेंट ट्रीटमेंट ज़रूरी है ताकि लोग जो है वो सेम राइट्स को एंजॉय कर सकें। However, be exercised to see that different treatment does not yield new structure of dominance and oppression or become a means for dominant groups to reassert special privileges and power in society। तो एक चीज़ जो है ध्यान में रखी जाती है कि जो डिफरेंट ट्रीटमेंट है दैट डज नॉट यील्ड न्यू स्ट्रक्चर। अब अलग अलग जो ट्रीटमेंट हम लोगों को दे रहे हैं तो उससे ऑपरेशन ना आ जाए सोसाइटी में, उससे जो पावरफुल लोग हैं वो दूसरे लोगों पर डोमिनेंस ना क्रिएट कर ले, तो ये चीज़ ध्यान में रखी जाती है डिफरेंट ट्रीटमेंट देते वक्त। और बिकम अ मीन्स फ्रॉम डोमिनेंट ग्रुप्स टू रीअसर्ट स्पेशल प्रिविलेजेस एंड पावर इन सोसाइटी। Different treatment is intended and justified only as means to promoting a just and egalitarian society। Different treatment जस्टिफाई होना चाहिए, सही तरीके से डिफरेंट ट्रीटमेंट देना चाहिए ताकि एक जस्ट और इगैलिटेरियन सोसाइटी को क्रिएट किया जा सके, ठीक है। तो हमारा चैप्टर जो है वो ख़त्म हो चुका है, और अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आपको इसके NCERT सॉल्यूशंस भी चाहिए तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज़ प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।